गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और आज प्रोग्राम का आगाज़ हम शायरी से करना चाहते हैं, चूँकि कभी कभी दिल करता है कि कोई ऐसी शायरी हम सिलेक्ट करें जो कि मौजूदा हालात से न सही लेकिन वैसे किसी की याद पे ज़रूर जा रही हो, तो उसकी हम बात आज करना चाहते हैं। और ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मारो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। शेर और नगमे को इनकलाबी पिरहन अता करने वाले शायर फैज़ अहमद फैज़, इनको हम याद कर रहे हैं, जिनके मद्दा आज उनकी 113वीं सालगिरह मना रहे हैं। अजीम शायर 20 नवंबर 1984 को इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए थे, लेकिन उनकी फ़िक्र और तरक्की पसंद ख्यालात आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेगी, और इसके लिए आज हम इनको याद कर रहे हैं। इसलिए आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़म से किया है। जनाब, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। और वैसे आजकल हर किसी को कुर्सी की ख्वाहिश है, हर शख्स कुर्सी चाहता है, उस पर बैठना चाहता है, कई साल बैठना चाहता है। अच्छा, वैसे हो सकता है कि उसके जो जिम्मेदारियां हैं वो शायद समझ नहीं रहे होते, क्योंकि एक्चुअली जो जिम्मेदारियां समझ रहे होते हैं और उनको होता है कि जिम्मेदारी समझ के हमने ये काम करना है, हमें कुर्सी चाहिए, तो शायद उनको कभी इक़्तिदार की ख्वाहिश ही ना हो। एग्जैक्टली, कुर्सी कोई पर्क या प्रिविलेज नहीं होती, कुर्सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस कुर्सी की कॉस्ट भी होती है, समटाइम्स वो कॉस्ट हेल्थ कॉस्ट भी होती है। बिल्कुल जी। अच्छा, हम जरा इसका एक मिनट, इसका प्लेटलेट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं ताल्लुक होता, लेकिन शुएब फर्क पड़ सकता है सेहत के ऊपर। प्लेटलेट्स के ऊपर क्या, जिस्म में वैसे बड़ी कमजोरियां आना शुरू हो जाती है। एक नई तहकीक से इंकशाफ ये हुआ है कि दिन भर काम करने की वजह से अगर आप लगातार जो है जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो उससे आपकी जो जिंदगी है कहते हैं मुतासिर होती है, और कहते हैं जो जिंदगी है उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाती है। अब उसकी वजह से जाहिर है आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही, तो जब आप एक जगह पे बैठ रहे होते हैं, जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही होती है तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियां लाक होती है। स्पेशली आपको जो दिल की बीमारियां होती हैं वो होना शुरू हो जाती है। कहते हैं 34% चांसेस बढ़ जाते हैं दिल के अमराज के। Exactly. और ये आप देखें अलार्मिंग फिगर होती है। और बेशतर जो माहिरीन है वो ये मशवरा देते हैं कि अगर आप दफातर में काम करते हैं, अगर आपके काम की नौयत ऐसी है कि जिस पर आपने बैठे रहना है, तो फिर होता ये है कि आपकी सेहत उससे मुतासर होते हैं। करें ये कि उस दौरान आप कुछ देर के लिए ज़रूर चहलकदमी करें। जैसे अगर आप 8 आवर्स बैठ के जॉब कर रहे हैं, आपकी कंप्यूटर के सामने बैठकर जॉब है, तो बीच में ऐसे 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद चहलकदमी करें, या वरना मैं हमेशा सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि जंपिंग जैक्स करें। टू वेरी ऑनेस्ट, मतलब उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन, एक तो आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है वो, और आई मीन इट टेक्स 1 to 2 मिनट्स, इससे ज्यादा का टाइम लगता भी नहीं है, और उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। जस्ट इमेजिन कोई ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे कोई 30-40 लोग बैठे काम कर, हर थोड़े बहुत एक शख्स उठे तो कॉमन और रूम भी जंपिंग होते जैक कर ले। अच्छा, कॉमन रूम भी होते हैं, और अगर करना भी शुरू करते हैं तो बाकियों को मोटिवेशन मिलेगी। वैसे हमने देखें जो हमारा वर्क कल्चर है, हमारे ऑफिस है, हमने कितना फॉर्मल एक तरह से बना दिया है। नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आप जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं, माहौल बड़ा मैटर कर रहा होता है कि आप किस तरह, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप अगर आपने फॉर्मल पहना हुआ, फौरन टाई थोड़ी ढीली करें, ऐसे स्लीव ऊपर करें, जंपिंग जैक शुरू कर दें, चिल करें। अच्छा, वैसे आपने वेस्ट में भी देखा है, मतलब आप देखें वो इतने फॉर्मल कभी भी नहीं रह रहे होते। ऑफिस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर डिस्कशंस भी चल रही होती है, काम भी हो रहा होता है, और इस तरह की एक्टिविटीज भी चल रही होती है। जहाँ ये एक्टिविटीज चलती हैं वहाँ फिर हम देखते हैं कि अमराज भी कम होते हैं, क्योंकि जो तहकीक जिसका आप हवाला दे रही थी समीन, इसमें कैंसर की बात भी की गई कि इवन कैंसर हो जाता है खुदा ना खास्ता आपको, अगर आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, आपकी काम की नौयत ऐसी है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो फिर वाकई ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और बात करते हैं पाकिस्तान की। जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान में तो इस वक्त एक ही मौसम है, और वो मौसम सियासत का मौसम है, क्योंकि इंतखाबात हो चुके हैं। जब इंतखाबात हो गए हैं तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर हम थोड़ी सी बात आज कर लेते हैं कि जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, और हर तरफ हम यही देख रहे हैं कि कुर्सी का शोर है, उसी का चर्चा है, और सबकी ख्वाहिश यही है कि उनकी पार्टी की पोजीशन थोड़ी और मुस्तहकम हो जाए। अब ऐसे में अगर आम इंतखाबात में देखें कि इस वक्त जो पार्टीज़ ऊपर आ रही हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ऐसे में
खवातीन की बात करना बहुत अहम है। 4 सियासी पार्टियों की अगर हम बात करें, उनकी 12 खवातीन ने अपने मद्दे मुकाबल मर्दों को हरा दिया है, शिकस्त दी है जी। कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब वो हुई हैं, उनमें से 5 खवातीन PTI हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थी ज़ाहिर है, और 4 मुस्लिम लीग नून, 2 पीपल्स पार्टी अरकान और 1 का ताल्लुक MQM से था। मरियम नवाज समेत 4 खवातीन, अनीका भट्टी, आयशा जट, अंबर नियाजी पहली बार कौमी असम्बली के ऐवान में बराजमान होंगी। और इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक पेशावर से शानदाना गुलजार, हाफिजाबाद से अनीका मेहदी भट्टी, विहाड़ी से आयशा नज़ीर जट और इसके अलावा लिया से अंबर मजीद नियाजी और डेरा गाजी खान से दरताश गुल सख्त मुकाबले के बाद कामयाब हुई हैं। और 5 खवातीन PTI की हमायत याफ्ता हैं। नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन सियालकोट से नौशीन इफ्तिखार, लाहौर से मरियम नवाज, ननकाना साहिब से जो है बिल्कुल जी, और बिहाड़ी से तहमीना दुल्ताना साहिबा। Exactly. पहले भी ऐवान में रही हैं और अभी एक बार फिर वो ऐवान में पहुंची हैं। और सिंध की बात करें तो 3 खवातीन ने मुकाबले के बाद फतह अपने नाम की है और इनमें पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली शाजिया मरी साहिबा हैं। उन्होंने सांगड़ से अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को शिकस्त दी। नफीसा शाह ने खैरपुर से कामयाबी हासिल की है, जबकि MKM के आसिया इसहाक ने कराची में कामयाबी समेटी है। और शाजिया मरी साहिबा ने वैसे इल्ज़ामात भी आयद किए हैं और उन्होंने कहा कि तमाम सूबों से जो इतलात आ रही हैं, जो उम्मीदवार आए हैं जीत कर, वो कहते हैं कि धांधली हुई है। उनसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये धांधली की शिकायत पीपल्स सिंध से भी है? जहाँ से जीते हैं वहाँ से नहीं है, जहाँ से नहीं जीते वहाँ से है। यही चीज़ चल रही है, सिंध से नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब में धांधली की जरूर है कि पंजाब में धांधली हमारे साथ की गई है। और इससे दीगर जमातें वो यही जहाँ से हारी है, जो जहाँ से हारा है वो कह रहा धांधली हो, लेकिन जो जहाँ से जीता है वो ये नहीं कह रहा कि यहाँ मतलब यहाँ से जीत गए। बट द क्वेश्चन इज नवाज, शहबाज, बिलावल या कोई और जी, चूंकि क्वेश्चन यही है कि आखिर वजीर आजम कौन होगा। और इसमें भी क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी किसकी हिमायत करेगी, चूंकि पीपल्स पार्टी की तरफ इस वक्त ज्यादा निगाहें हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी रहनुमा से तवील मुशावरत हुई है, जिसमें कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ और आज भी इजलास होना है, और इसमें जो मुस्लिम लीग नून ने ऑफर की है उस पर गौर किया जा रहा है, जो तजावीज़ दी गई हैं उन पर गौर किया जा रहा है। अभी तक फैसला बहरहाल नहीं हुआ। जो खबरें अंदर से आई कि पावर शेयरिंग फार्मूला, उस पर डिस्कशन हुई, जिस पर बाद में PMLN ने तरदीद कर दी। और अभी कुछ रहनुमा पीपल्स पार्टी को ये राय दे रहे हैं कि हमें इस वक्त ऑपोजिशन में जाना चाहिए अगर बिलावल साहब वज़ीर आज़म नहीं बनते तो। अब इजलास आज दोबारा होगा। लेट्स सी कि हो सकता है कि आज जो है शायद कोई ना कोई उनकी तरफ से एक बात और राब्ता भी हुआ है। समीन, हुआ या नहीं हुआ, अब आप बताएं मुझे। ये अभी लोग कह रहे हैं और जाहिर है ज़राए से खबरें हमारे तक आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मतलब नून लीग की तरफ से फजल रहमान साहब से भी शायद राब्ता किया गया है। मिस कॉल मारी गई है, मिस कॉल मारी गई है और ऑफर भी की गई कि अब ये ज़राए से खबरें ऑब्वियसली इसकी तरदीद भी कर सकते हैं और कंफर्मेशन भी हो सकती है कि प्राइवेट प्लेन भी भेजा जा सकता है कि आप आए, लेकिन वहाँ से मना कर दिया गया और उनकी अपनी मीटिंग जारी है। अब ये खबरें ज़ाहिर हम तक पहुँच रही है, लेकिन जाहिर है जमातें खुद इसके ऊपर कोई ना कोई अपना मौक़िफ़ आप ये देखिए कि जब ऐसी खबरें आती हैं कि अच्छा वो राब्ता हुआ, अच्छा वो बात हुई, अच्छा वो ऑफर दी गई, अच्छा वो तजवीज़ दी गई, उस वक्त अगर उस पर अमल ना भी हो सबीन, तो कई सालों बाद ये कहा जाता है हमें उस वक्त ऑफर हुई थी। जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब एक बात कहते हैं कि मुझे तो KP में हुकूमत बनाने की ऑफर हुई थी। तो ये अगर आज भी कोई राब्ता करेगा तो वो कहेंगे मुझे तो उस वक्त ऑफर हुई थी सदर बन जाए, तो ये हो जाता है। एनीवेज जी, पीपल्स पार्टी इस वक्त इस गेम में सबसे अहम रोल प्ले कर रही है, चूंकि निगाहें पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उसके बगैर हुकूमत बन नहीं सकती एक तरह से। वैसे किसी के बगैर नहीं बन सकती, किसी के बारे में जैसे हाँ नंबर गेम किसी विक्ट्री स्पीच क्यों हुई थी फिर? क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब आप 60 सीटें भी उस टाइम में पूरी नहीं थी, आपने विक्ट्री स्पीच ऐसे कर दी थी जैसे आप अकेले हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर पार्टी तो वही थी ना, पार्टी लेकिन रजिस्टर्ड पार्टी, वो निशान वाली। नंबर्स तो पूरे नहीं थे ना। नहीं, वो कहते हैं नंबर गेम मैटर्स ना, कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे ही थे। वो कहते हैं, उनके तो क्या कहने, तो वो कहने तो आए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस इसी सियासी माहौल पर करेंगे गुफ्तगू। स्टे विद अस। इलेक्शन हो गए, लेकिन जिन इलेक्शन को सियासी बहरान का खात्मा करके मुल्क की मईशत की बेहतरी की तरफ पहला कदम करार दिया जा रहा था, वही मजीद बहरान का सबब बन गए। इंतखाबी नताइज के नतीजे में सामने आने वाली मुमकिना हंग पार्लियामान ने न सिर्फ सरमायाकारों के एतमाद मुतासर किया, बल्कि मईशत के चैलेंजेस मजीद बढ़ा दिए हैं। स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार है और मुमकिना कमजोर हुकूमत की तश्कील से IMF मुआहिदा भी खटाई में पड़ने का इम्कान है। नौ मुंतखब हुकूमत के लिए अहम मुआशी चैलेंजेस क्या होंगे और क्या फिर से डिफॉल्ट जैसी सूरत का सामना तो नहीं करना पड़ सकता पाकिस्तान को? इस सब पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मिफ्ता साहब, इलेक्शन के बस वक्त एक नए सियासी हालात ने जन्म लिया है, इस पर ज़ाहिर डिफॉल्ट के जो खतरात हैं वो फिर से नजर आ रहे हैं।
ऐसे बाज मौशी माहिरीन खतरे की घंटी भी बजा रहे हैं। तो इस बार डिफॉल्ट का खतरा कितना संगीन है आपकी नज़र में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई डिफॉल्ट का खतरा संगीन हुआ है। ये IMF से आपका दूसरा रिव्यू हो जाएगा इसी प्रोग्राम का, जो इस वक्त IMF के आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं। और जैसे ये प्रोग्राम शुरू होता है और नई हुकूमत जो है, आने वाली हुकूमत अगर IMF से बातचीत शुरू कर देती है और हम बजट के साथ साथ एक नया IMF के प्रोग्राम में चले जाएंगे, तो फिर आई थिंक कि कोई खतरा नहीं बढ़ेगा और डिफ़ॉल्ट का मसला कोई इतना नहीं होगा, मेरा ख्याल। और ठीक है, मफ्ता साहब बता दें कि डिफ़ॉल्ट का खतरा उस तरह से नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ज़ाहिर है IMF के साथ जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये जो हमारा एक चल रहा है एग्रीमेंट, अब इसमें ज़ाहिर आखिरी किस्त डिपेंड करती है आने वाली हुकूमत के ऊपर कि दोबारा काम शुरू होगा और उसके बाद वो किस्त मिलेगी। तो अब अगर हुकूमत साजी में वक्त अगर लग जाता है ज़्यादा, तो क्या इस किस्त में ताख़ीर हो सकती है? क्या ये एग्रीमेंट को इफेक्ट कर सकता है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट का अभी ये मतलब को शायद 15 दिन इन्होंने एक्सटेंड किया और ये एग्रीमेंट अभी ख़त्म होगा, इसका रिव्यू होगा। ये रिव्यू आइडियली मेरे ख्याल से IMF भी चाहेगा कि नई हुकूमत के साथ कर ले, लेकिन एग्जिस्टिंग हुकूमत भी करवा सकती है। लेकिन अभी तो इलेक्शन ख़त्म हुए 3-4 दिन हुए, मेरे ख्याल से हुकूमत साजी जो है वो हफ्ते 10 दिन में हो जाएगी, तो उसके बाद नई हुकूमत इसको वो करवा लेगी। IMF के जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि एक इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएं, पूरे दुनिया की ख्वाहिश थी, चीफ जस्टिस साहब या जजों की भी ख्वाहिश थी, तो वो इलेक्शंस हो गए हैं और अब जो पार्टियां हुकूमत बनाएंगी। और मुफ्ती साहब, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद मईशत संभालने के लिए नए IMF प्रोग्राम के अलावा कोई और ऑप्शन नजर आता है नौ मुंतखब हुकूमत के पास आपकी नज़र में इस चैलेंज से निपटने के लिए? जी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। IMF के मैं इसकी मिसाल ये है कि एक बीमार आदमी है, उसके पास ICU में जाए बगैर क्या ऑप्शन है। तो हम एक बीमार मईशत है हमारी, और ये IMF के जाए बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है, कभी भी नहीं होता है। कोई ऑप्शन B नहीं होता है, कोई ऑप्शन C नहीं होता है। आपकी हुकूमत का बुरा हाल है, आपको पैसे चाहिए, IMF इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कोई और कर्ज नहीं दे रहा होता, जब IMF कर्ज दे रहा होता है तो वही इसके पास। और मुफ्ती साहब, अभी इस वक्त की सूरत हाल हम अगर देखें तो ज़ाहिर है इक़्तिदार की दौड़ में तो सब है, इक़्तिदार सबको चाहिए, तो क्या इन सबको चैलेंजेस का भी अंदाज़ा है कि कितने चैलेंजेस हो सकते हैं आपकी नज़र में? नई हुकूमत के सामने बड़े मुआशी चैलेंजेस क्या होंगे? मेरे ख्याल से इन सबको शायद इदराक तो है कि माशी चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने बहुत हैं, लेकिन इस वक्त जब हुकूमत बनाने का वक्त आता है तो लोग इस चैलेंजेस को अपने जहन में पीछे के किसी गोशे में डाल देते हैं और इस वक्त वो हुकूमत बनाने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान के पास मसाइल हैं और क्या उनका हल है? तो पहला तो ये है कि जो हमारा जो एक, क्योंकि फाइनेंसिंग का हमारे पास कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो हमको IMF से एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। IMF से एग्रीमेंट करेंगे तो एक छतरी की तरह मिल जाता है, एक कवर मिल जाता है हमको, कि जिसकी तरह इंश्योरेंस समझ लीजिए मिल जाता है कि अब हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते। उसके बाद फिर आपको दुनिया भर से भी और जगहों से भी लोन मिलते हैं। उसके बाद आपको हुकूमत के अखराजात कम करने होंगे, आपको बेसिक रिफॉर्म्स करने होंगे। NFC अवार्ड को मेरे ख्याल से चेंज करना होगा, क्योंकि वफाक अपने जो जमा करे हुए टैक्स थोड़े से ज़्यादा रख ले और सूबे जो है वो खुद जमा करें। आपको मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा जो कि आज नहीं लगता, जिसमें प्रॉपर्टी शामिल है, जिसमें एग्रीकल्चर शामिल है, जिसमें सर्विसेज सेक्टर, दुकानदार वगैरह शामिल हैं। इसी तरह फिर आपको निष्कारी करना पड़ेगा ताकि आपकी प्राइवेटाइजेशन भी जल्दी से हो, उससे कुछ 4 पैसे भी मिलें, और बिलखुसूसी जो 700-800 अरब रुपया साल का आप ज़ाया करते हैं वो ना हो, और मईशत के अंदर इफ़िशेंसी आए कि जिसके तहत जैसे कि बिजली की निष्कारी करेंगे, बिजली के महकमों की, तो आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी आएगी, आपकी थेफ्ट में कमी आएगी, आपकी बिल कलेक्शन में बढ़ोतरी आएगी। तो उसके बाद फिर आप बिजली की कीमत सस्ती कर सकेंगे। इसी तरह गैस की बात है, इसी तरह दीगर चीज़ों की बात है। तो ये 3-4 चीज़ें हुकूमत को करनी है, और सोशल सेक्टर में ऑफकोर्स पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना है, वरना तो सारे प्लान आपके बैठ जाएंगे अगर इतनी तेज़ी से। अच्छा मिफ्ता साहब, जो आप प्राइवेटाइजेशन की आपने भी बात की है, ज़ाहिर हमने पहले भी देखा प्रोसेस शुरू तो हो जाता है लेकिन प्रोसेस बाद में रुक भी जाता है, तो क्या इस मर्तबा भी आपको लगता है कि अब प्रोसेस दोबारा शुरू होगा और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्जामात दिए जाएंगे और निष्कारी का जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाएगा? मेरे ख्याल से आई थिंक डिपेंड करता है कि कौन वजीर आते हैं और क्या बात होती है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और MQM के दरमियान। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस चलना चाहिए। मेरे ख्याल से SIFC जो है उसकी वजह से शायद ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक वजह, एक जोल तो ये बहन के सिस्टम जो है ना, वो इसमें कानून इस किस्म का है कि 460 दिन लगते हैं कोई भी
लॉ पास करते हुए। तो जब 460 दिन आपको कोई भी निजकारी करने के लिए लॉ इस किस्म का है कि अगर आप हर चीज़ वक्त पे करें तो भी 460 दिन लगेंगे, जो तकरीबन 1.5 साल होता है पाकिस्तान में। आपको पता है हुकूमतें इतना नहीं रहती। तो एक तो ये कि इनको मेरे ख्याल से कभी रूल्स और रेगुलेशन में और कवानीन के अंदर कुछ तरमीम करनी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो सके। दोयम ये कि जो काम ये फवाद हसन फवाद साहब ने किया है, अगर वो कंटिन्यू करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं भी करते कंटिन्यू और कोई और भी साहब आते हैं या साहिबा आती हैं, तो इसी को अगर इसी स्पीड से काम करते रहें तो बड़ा अच्छी बात है। और इसको फैलाना पड़ेगा कि PIA के ऊपर वो काम कर रहे थे, लेकिन आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली की लानी पड़ेंगी, गैस की लानी पड़ेंगी इसी दायरे के अंदर, और तेजी से प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, जो तेजी के साथ ये मामला देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, इलेक्शन जिसके हवाले से यही आम तासुर था कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सब ने देखा कि इस अदम इस्तेहकाम को बढ़ा दिया। तो मौजूदा इलेक्शन पर आप क्या कहेंगे और आने वाले दिन मुल्क के लिए आप कैसा देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर अगली हुकूमत को मुश्किल होगी अगर खान साहब हुकूमत के बाहर बैठे हुए हैं। जो मेरी तो गुजारिश थी कि उनको भी कोशिश करके लाना चाहिए अगर वो आ सकते हैं तो, या पहले उनको चांस दे दें कि चलें आप बना लें। लेकिन अगर खान साहब मुश्किल बाहर बैठे हुए हैं हुकूमत में तो ये हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं होगा। और क्योंकि माशी इतने मसाइल हैं, IMF का प्रोग्राम बड़ा टफ होगा, बहुत सारे फैसले लेने होंगे। लेकिन अगर ये कमर बस्ता हो जाए हमारे जो सियासी लीडरान जिनको ये हुकूमत मिल रही है, और अगर ये कमर बस्ता हो जाए फिर 2 साल तक सारे रिफॉर्म्स कर डालें तो हो सकता है। अच्छा मिफ्ता साहब, जिस तरह आप अभी यही बात करें कि खान साहब को हुकूमत में ज़ाहिर शामिल करना होगा, लेकिन अब अगर वो हुकूमत में शामिल नहीं होते, बैठने पर राजी नहीं होते या उनको साथ नहीं बिठाया जा रहा होता, तो इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त किसी भी पार्टी के पास बशमूल खान साहब के पास कोई पक्का 100% मुल्क का अक्रॉस द कंट्री मैंडेट नहीं है, फैक्चर्ड मैंडेट है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी PTI है और शायद इनकी इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेजॉरिटी इनके पास भी नहीं है। तो इस हालात के अंदर अगर बेस्ट यही है कि सब मिलकर हुकूमत बनाए 2-3 साल के लिए, अगले 2 साल को एक संसद की असेंबली को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन समझा जाए और जो भी आपको जो कानून में तरामीम करनी है, आइन में तरामीम करनी है, वो कर गुजरें। उसके बाद एक साफ शफाफ इलेक्शन करा दें जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो और उससे फिर आगे बढ़ें। एक तो ये तरीका है। अगर खान साहब फिर भी बात ही नहीं करना चाह रहे तो फिर ठीक है, फिर खान साहब को आप KP तो हुकूमत दे ही चुके हैं, फिर आप खान साहब के बगैर हुकूमत बनाइए और फिर जो भी मुश्किलात होगी उसकी ये सियासतदान जो दूसरी जमातों में है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM, ये भी बच्चे नहीं हैं, इनको भी सियासत आती है तो फिर ये सियासत करेंगे। लेकिन इस वक्त कौम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे वो PTI आए या कोई अपोजिशन या PDM या कोई भी आए, कि जो रिफॉर्म ज़रूरी हैं वो कर गुजरे और जो SIFC की सपोर्ट लेनी है वो लें, रिफॉर्म्स कर गुजरें। SIFC ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा, ज़ाहिर है, जितने भी फाइनेंशियल मामलात हैं। अच्छा मिफ्ता साहब, आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी की अगर हम बात करें, आपकी नज़र में उनके पीछे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है या कि एंटी नून लीग और एंटी पीपल्स पार्टी वोट पड़ा है? अब इसको डिवाइन करना या इसको समझना कि किसने किस गुस्से पे वोट दिया है, किसने हमदर्दी में वोट दिया है, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात तो है कि महंगाई के खिलाफ तो ये वोट है, ये बात तो है कि PDM की हुकूमत के खिलाफ तो ये वोट है, कि जो माशी परेशानियां PDM की हुकूमत में हुई हैं लोगों को, इसके खिलाफ तो वोट है। PDM की अगर आप उससे भी देख लें, कारकर्दगी से भी, तो एक तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते रहे, और ये बात भी हुई कि मुस्लिम लीग वाले जो थे वो 13 से 17 की बात करते थे, एक मरतबा 2022 की बात नहीं करी। तो खुद भी आपको समझ में आ गई कि वो खुद भी डिफेंसिव पे थे। तो सही बात, मतलब, लेकिन मैं ये समझता हूँ इकोनॉमिस्ट के अगर 17-18 महीने से आपका 25% से ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा हो तो फिर देखिए मिफ्ता साहब, इसमें एक बात ये चीज़ भी तो है ना, इससे पहले भी ज़ाहिर है इलेक्शन से पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, मीडिया भी, लोग भी यही बात कर रहे थे कि नून लीग की जानिब से कोई कैंपेन भी तो नहीं की जा रही थी। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उनको तवक्को ही नहीं थी कि इस तरह का रिजल्ट आ सकता है, यकीन दहानी जैसे करा दी गई हो कि हुकूमत तो उन्हीं की आनी है आगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। तो क्या वाकई ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था नून लीग के लिए? क्या आप नून लीग बहरहाल कहती है कि हमारा वोटर इतना यकीन था उसको कि हम जीत जाएंगे, वो घर से निकला ही नहीं? सच्ची बात है कि मैं भी ये तवक्को नहीं कर रहा, कोई आर नहीं है ये मानने। हमने एक पोल करवाया था मैंने लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से तो PTI बहुत आगे था,
लेकिन फिर बाद में जब मैंने पोल देखे गैलप के और दूसरे इदारों के, तो मुस्लिम लीग आहिस्ते आहिस्ते इंच कर रहा था और किसी ने तो मुस्लिम लीग को आगे भी दिखाया। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो इस्लामाबाद में कैंपेन कर रहे थे। वो मुझे ये कह रहे थे कि यार पीटीआई का बड़ा जोर है। इसी तरह कुछ मेरे दोस्त हैं मरी के अंदर, वो मुझे कह रहे थे कि वहाँ पे भी पीटीआई का बड़ा जोर। तो मैंने कराची में देखा कि पीटीआई का बड़ा जोर है, और जिस दिन मैं इलेक्शन में वोट करने गया उस दिन मुझे इस बात का अंदाजा भी हुआ। तो सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान के ज़्यादातर एनालिस्ट की तरह जो है वो अनएक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखें, दो चीज़ें होती हैं अमेरिका वगैरह के अंदर जब पोलिंग होती है, तो वो एक तो रजिस्टर्ड वोटर से पूछते हैं कि जो सारे रजिस्टर्ड अमेरिकन रजिस्टर्ड होते हैं वोटर के लिए, और एक होता है लाइकली वोटर मॉडल कि जो लोगों से पूछते हैं कि भाई आप ठीक है, आपको ये पसंद है बाइडेन या ट्रंप, लेकिन आप वोट देने भी जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे पोल इस किस्म के नहीं आते। हुआ ये है कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं, सपोर्टर नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून ने यही हाल किया था 1997 में पीपल्स पार्टी को, जब पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं निकला था पंजाब। तो इस बार मुस्लिम लीग का सपोर्टर इस तादाद में नहीं निकला, और पीटीआई का वोटर जो था वो निकल के आया। जो भी मुश्किलात हुई, बल्ला नहीं मिला, कहीं बैंगन मिला, कहीं गाजर मिला, कहीं मूली मिली, लेकिन वो वोटर निकला है और उसने वोट दिया है। और मुस्लिम लीग जो थी वो अपना वोटर नहीं निकाल सकी, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास, अगर मादरत के साथ आप चूंकि खुद भी जाहिर कह रहे हैं कि नून लीग को वोट नहीं पड़ा। आपने कराची का भी जिक्र किया, आपने कहा कि कराची में भी आपको लगा कि तहरीक इंसाफ का वोटर निकला, लेकिन बहरहाल वहां से हम एमकेएम को भी लीड करते देखते रहे और पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें निकाल दी। अब ऐसे में ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि नून लीग का रिएक्शन क्या होना चाहिए था। जैसे हमने देखा कि शिकस्त के बाद सिराजुल हक साहब हैं, वो अमीर जमात इस्लामी नहीं रहे, उन्होंने अमारत छोड़ दी। जंगीर तरीन साहब देखें, उन्होंने सियासत छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी। अब ऐसे में मुतवक्का नताइज ना मिलने पर नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था? जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, मुझे हैरत हुई कि मियां साहब ने ये नहीं कहा कि अगर यास्मीन राशिद को ये ऑब्जेक्शन है तो यास्मीन राशिद को हम कह देते हैं कि चलो वोट रिकाउंट कर लो कम अज कम। तो ये मुझे हैरत हुई कि उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो हो गई थी। एक कंट्रोवर्सी हो या रियल हो, लेकिन कंट्रोवर्सी हो गई तो आप चलो यार ये हल्का खोल दो इसको। बार बार फॉर्म 47 आ गया था सामने। अभी तो दिन ये मैं समझता हूँ कि ये कह देना चाहिए था। 2013 वाला नवाज शरीफ ये कह देता। 2013 वाला नवाज शरीफ ने इमरान खान को उस वक्त भी हुकूमत दे दी, केपी गवर्नमेंट सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उस वक्त वो इमरान खान इंडिपेंडेंस वगैरह ले सकते थे, तो वो बना सकते थे। इस बार क्योंकि वो इमरान खान साहब ये कर नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी ये कह देते मियां साहब कि चलो पहले इमरान खान कोशिश कर ले, नहीं होता तो फिर हम कर लेंगे। तो बननी तो फिर इनकी हुकूमत थी, लेकिन ये कह देते तो मेरे ख्याल से मेरी निगाह में तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। अच्छा मिफ्ता साहब, चलें थोड़ी देर के लिए एक चीज़ फर्ज कर लेते हैं कि अगर इसहाक डार साहब दोबारा वजीर खजाना अगर बन जाते हैं तो IMF के साथ मामलात आप कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं? क्योंकि पिछली मरतबा हमने देखा कि किस तरह से मुआहदे में ताखीर हुई, उसकी वजह से डॉलर की परवान चढ़ी, पर शहबाज शरीफ साहब को खुद बीच में कूद पड़ना पड़ा और उसके बाद जाकर जाहिर है उसके साथ डील में चोर हो सकी। तो अब अगर इसहाक डार साहब दोबारा वजीर खजाना बनते हैं, क्या मामला देखते हैं आप? इस परफॉर्मेंस के बाद जब इन्होंने अक्टूबर में जो प्रोग्राम हो चुका था और उसका सिर्फ रिव्यू बाकी था, उसको ख़राब किया, फरवरी तक एक आर्टिफिशियली डॉलर के रेट को रखा, उसके बाद जब छोड़ा तो वो 270 पे गया, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई में पाकिस्तान की तारीख के 4 महीने ऐसे निकले, वाहिद पहली मरतबा जब 35% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा। जून तक वो IMF को ना करते रहे, और तब जाके शहबाज शरीफ ने अपने हाथ में चार्ज लिया, अपने वजीर के आगे बैग से गए और जाके उन्होंने फैसला करवाया IMF। इस परफॉर्मेंस के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम जो है या पाकिस्तान की मईशत डार साहब के लिए मुतहम्मिल हो सकती है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो फिर देखें क्या होता है, IMF का क्या रिएक्शन होता है। मिफ्ता साहब, आने वाली हुकूमत अवाम को रिलीफ दे सकती है कि अगर IMF मुआहदे में जाते हैं, शराइत मजीद सख्त होंगी, ज़ाहिर है पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, ये सारी कीमतें तो मजीद ऊपर जाएंगी। अब आवाम तो उम्मीद ये लगाई बैठी है कि जो भी हुकूमत आएगी वो हमें रिलीफ देगी। क्या हमारा कौमी खजाना दे सकता है रिलीफ? देखिए, ये जो रिलीफ का वर्ड होता है ना, ये बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे हुकूमत जो है ना वो तकरीबन कर्ज पे ही चलती है। जब हम और कर्ज भी नहीं ले सकते पूरा, तो हम नोटें छापते हैं। जब हम आवाम को मिसाल के तौर पे बोलते हैं कि अच्छा चलो हम तुमको बिजली सस्ती कर देते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? बिजली की कीमत तो वही होती है जो होती है, जो लागत होती है वो तो होती है, तो फिर आपको पैसे नोट छाप के लेने पड़ते हैं, जिससे महंगाई होती है। तो अब यही कि बिजली इस्तेमाल करने वाले के लिए भी महंगाई हो रही है, जो बेचारा गरीब आदमी जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसके लिए भी महंगाई हो रही है। आप पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, अमीर आदमी जिसकी लैंड क्रूजर है उसको तो आपने पेट्रोल में थोड़ी सी रिलीफ दे दी, लेकिन जो बेचारा पैदल चल के जा रहा है अपने घर पे, जिसके पास लैंड क्रूजर, तो क्या कोई मतलब साइकिल नहीं है,
उसको भी उसके भी महंगाई को फेस करना पड़ता है। तो ये हम चीज़ें 70 साल से कर चुके हैं। रिलीफ के नाम पे ये गिमिक्स होते हैं सियासी। अब हमको अगर आपको बिजली की कॉस्ट कम करनी है तो बड़ा अच्छा तरीका है, निचकारी करिए, TND लॉसेस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तरीके, तकसीम और तरसील के नुकसान कम कीजिए, जिसको आप जो बिजली खरीदता है उससे बिल वसूल कीजिए, उसकी पेमेंट लीजिए। ये 10-20% लोगों को जो फ्री बिजली जाती है वो यानी जो रियल इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाएं, जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको दुरुस्त किया जाए निजाम के। बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुई और 4 रोज़ गुजर जाने के बाद भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हरीफ जमातों की मेल मुलाकातें, इत्तेहाद की बातें, साथ मिलकर चलने और हुकूमत साजी के लिए ओहदों और वजारतों की ऑफरें। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के एक दूसरों की तरफ आनियाँ जानियाँ तेज़ हैं। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला क्या होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी की मफामत की शादी अंजाम पाएगी या नहीं? दोनों जमातों के दरमियान 5 साल इक़्तिदार की आधी टर्म्स की बंदर बांड का फार्मूला तय होने की भी गूंज आई, लेकिन बाद में ज़ाहिर है इसकी तरदीद हो गई। पीपल्स पार्टी ने इन्हीं तमाम मामलात पर अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास बुलाया और आज फिर ये इजलास होना है। तो कल क्या हुआ, आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीपल्स पार्टी फैसिलिटी साहब साथ मौजूद है। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुंडी साहब, कल का CAC इजलास, ज़ाहिर कुछ बातें सामने आई, कुछ नहीं भी आई, तो इस वक्त क्या चल रहा है, पल्स क्या है पीपल्स पार्टी की, क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी? हुकूमत साजी में ताउन करेंगे या कि अपोजिशन की तरफ जाने के जो बातें हैं वो ज्यादा सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल CC की मीटिंग हुई है और आज दोबारा दोपहर को CC की दोबारा कंटिन्यू करनी है और आज जो है वो शायद वाइंड अप हो। कल CC के वो मेंबरान जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया उनसे तफसीली जो है तबादला ख्याल उन्होंने किया और अपने इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया कि किन हलकों में क्या क्या कुछ हुआ, किन कैंडिडेट से क्या कुछ हुआ। तहफ़्फ़ुज़ात चारों सूबों से इलेक्शन के ऊपर थे। हम उस जो है वो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में रिपोर्ट देंगे। उसके बावजूद भी, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हम एहतजाजन हमने इलेक्शन को तस्लीम किया, जिसमें बहुत से हमारे पार्टी के दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। मुख्तलिफ राय आई, हुकूमत साजी के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से भी आई, हुकूमत में किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए उस हवाले से भी आई, क्योंकि इस वक्त मुल्क एक इकनॉमिकल और टेररिज्म क्राइसिस से गुजर रहा है। टेररिज्म भी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे आगे इस मुल्क को निकालना है और उसमें जो है उसमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी मुल्क पे जो है मुश्किल हालात आए, चाहे आप मोहतरमा शहीद की जब हुकूमत थी या 2008 में जब हुकूमत मिली, हमेशा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस हालात में हुकूमत मिलती है जब पाकिस्तान के हालात कल के इजलास में जो आपके ज्यादातर अरकान हैं उनकी तरफ से क्या तजवीज़ पेश की गई हैं और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सामने रखा जा रहा है, प्रेफरेंस दी जा रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबकी एक तो मेजॉरिटी ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर इस वक्त कोई हुकूमत नहीं बना सकता। पंजाब में भी ये सिचुएशन है, बलूचिस्तान में हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, सेंटर में बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती, चाहे वो आज़ाद क्लेम कर रहे हैं कि हम बनाने के चक्कर में हैं या जो है PMLN है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जो है इस वक्त जो है वो उस पोजीशन में है जिसके साथ वो जाएगी वो हुकूमत बनाएगी। तो इसमें बहुत से लोगों के जो है अपने वो थे कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिन्होंने पार्टी के कैंपेन जिस तरीके से चलाई, शायद ही किसी लीडर ने चलाई हो, जो मैनिफेस्टो हमने दिया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम हमारी हुकूमत या हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो वो जो है इम्प्लीमेंटेशन उस आइन का जो हमारा मंशूर है उसका नहीं हो सकता। लिहाजा इस चीज़ से भी लोगों का वो था कि अगर प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिलती तो हमें जो है हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बहुत सी और भी तजावीज़ आई, लेकिन आज उस पर जो है CC जब मुश्तरका तौर पर वैसे ये बात जाहिर है PMLN तक पहुंचाई तो गई होगी और ज़ाहिर पहुंच जाती है कि आप लोगों की ख्वाहिश है, यही मंशा है कि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने। इस पर PMLN का मौक़िफ़ क्या है? PMLN डेफिनेटली वो कहेगी कि वो वज़ीर आज़म बने, उनका अपना एक होगा, आज़ाद अरकान का अपना हुआ है कि वो वज़ीर आज़म बने। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर अगर हुकूमत नहीं बनती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनता है। पाकिस्तान अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कबूल नहीं किए जाते दूसरी जमातों की तरफ से तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या फिर भी कोई ऑप्शन है हुकूमत साजी का या कि नहीं, फिर ऑपोजिशन की तरफ जाएंगे? हुकूमत साजी का देखें ऑप्शन है भी सही, नहीं भी, और अपोजिशन तो मैं समझता हूँ कि फिर इस सूरत में मेरी ज़ाती राय है कि फिर अपोजिशन बहुत बेहतरीन चीज़ है, जिसमें आपकी सिंध में अगर हुकूमत हो और आपकी हुकूमत हो तो फिर आप जो है काम कर सकते हैं। हम पंजाब में
और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, खैबर खां में और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। तो वो आजाद अरकान कहाँ गए कुंडी साहब, जो पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे साथ राब्ते में हैं? हमारे साथ अभी भी राब्ते में है, और कितने? आजाद अरकान अभी भी आजाद हैं, वो किसी के नहीं है। नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता कितने, लेकिन हमारे साथ हैं। और अंदाजा दे दें, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, अंदाजन कितने? 1, 2। वो आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। अच्छा। 1-2 दिन में बताएंगे, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी तादाद में हैं कि आजाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी मिलकर नून लीग को टफ टाइम दे दें? देखें, अगर हमारे साथ आजाद न भी हों और अगर हम अपोजिशन में हों तो हमारे किसी को टफ टाइम दे सकते हैं। हम एक जिम्मेवाराना पोजीशन का रोल प्ले करते हैं। हमने माजी में 17 मेंबरों के साथ भी हुकूमत को टफ टाइम दिया था, तो अब तो हमारे साथ बहुत बड़ी क्योंकि इस वक्त ये बहुत अहम बात होगी कुंडी साहब के, ज़ाहिर है जो कैंपेन जिसकी आप खुद तारीफ भी कर रहे हैं, उस कैंपेन में एक लफ्ज़ ही बार बार आया है, महंगाई लीग, महंगाई लीग, महंगाई लीग। तो ऐसे में महंगाई लीग के साथ दोबारा बैठ जाना, इस पर ज़ाहिर है बहुत आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ या पीटीआई की लीडरशिप के साथ कोई राबता पीपल्स पार्टी कर रही है? ज़रदारी साहब कोई जादू कर रहे हैं कि मिल बैठे फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट बना लें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज एक कमेटी अनाउंस करने जाएगी, जिसमें वो कमेटी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करेगी, हुकूमत साजी पे भी और हुकूमत के बाद भी। तो हम तो पॉलिटिकल लोग हमारे साथ बैठे हैं। आप तो महंगाई लीग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लीडर ने क्या कहा था कि मैंने कभी जिंदगी में इनके साथ नहीं बैठना, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, फलां हेडिंग है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ें होती हैं। अब आप पार्लियामेंट में आ गए, आपने पार्लियामेंट में जो पार्टियां मौजूद हैं जिनके पास नंबर गेम्स हैं, उसी नंबर्स पे आपने खेलना है। आप कहीं बाहर से कोई ले जा सकते, तो इन्हीं के साथ आपने, यानी बिलावल ने जो कहा उसकी खैर है। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूँ। क्या आप पीटीआई के चेयरमैन ने जो कहा वो ठीक नहीं है? उसने क्या कहा था आपने नहीं सुना? वो क्या वो तो नहीं बैठ रहे आप लोगों के साथ? उन्होंने तो जाहिर है अभी भी यही बात की है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद बिल्कुल भी नहीं करेंगी, क्योंकि आप लोगों के सियासी मौक़िफ़ एक नहीं है। तो वो तो अभी भी इस बात पे डटे हुए हैं। लेकिन आपने जिस तरह कमेटी बनाई है कुंडी साहब, आप जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि आप तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे, कमेटी आप तश्कील दे रहे हो, क्या पीटीआई से आप राब्ता करेंगे? क्या आप कदम बढ़ाएंगे आगे? देखिए, इस वक्त पीटीआई तो है नहीं ना, आजाद अरकान है, उनका ग्रुप है। पीटीआई तो इस वक्त नहीं है। आप वो बात करें जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। क्या पीटीआई पार्लियामेंट में मौजूद है? आप दिल पे हाथ रख के वो जो लोग हैं वो वाकई आजाद हैं या वो पीटीआई के हैं? मैं बिल्कुल दिल पे हाथ। देखें दो चीजें, एक ऑफिशियल है, एक अनऑफिशियल है, ठीक है। अच्छा, अब ये आजाद, आप ये मानते हैं कि आजाद अरकान है? जब आजाद अरकान किसी पार्टी में जाके, कुंडी साहब दो बातें हैं ना, मेरी बात अगर सिंपल, जी मुकम्मल करें, मेरी एक बात सुन ले, मैं आपकी दो, जी मैं दो सुन लेता हूं। जी। देखें, उनके पास सिंबल नहीं था, इंडिपेंडेंटली वो कामयाब हुए हैं। जब पीटीआई, फॉर्मर पीटीआई उनको किसी पार्टी में लेके जाएगी, वो जो आजाद अरकान हैं, 90 हैं, जितने भी हैं, उनमें से जितने लोग भी चले जाएंगे उनके साथ, वो हम मान लेंगे वो पीटीआई के थे। जो बच जाएंगे वो आजाद होंगे। इस वक्त राइट नाउ जो आप और मैं बात कर रहे हैं वो आजाद हैं, और आजाद हर किसी के हैं, वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, किसी और के भी हैं। जब वो चले जाएंगे फिर अब बोलेंगे वो चले गए। मेरे तो ये तो थोड़ी सी ख्वाहिशात भी हैं कि अब वो हर जगह आ जाएं। ये भी ख्वाहिशात तो अब जाहिर है हर पार्टी की, क्योंकि नंबर इतना बड़ा ये है। अच्छा कुंडी साहब, वैसे पीपल्स पार्टी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट? क्या वो भी ये उनकी थी एक्सपेक्टेशंस के इतना आजाद उम्मीदवारों को वोट पड़ जाएगा? देखिए, बहुत से एक्सपेक्टेशन थी भी और नहीं भी थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुख्तलिफ हल्कों में हमारी जो है वो शिकायत आई हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम तफसीली बातचीत करेंगे। बहुत सी चीज़ों पे जो हुआ है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कौम के सामने रखेंगे कि कहाँ पर, क्या वो सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, उधर क्या क्या कुछ हुआ। तो सिंध में भी हुआ? चीज़ें तो बिल्कुल सामने आएंगी। बिल्कुल हुआ। कितनी सीटों पर? हम कल सीसी में बैठे, देखिए कल हम सीसी में बैठे हुए थे और वहाँ पर जो चीज़ें बातें डिस्कस हुई, जिस पे वहाँ पे अपने जो इलेक्शन लड़े हैं, हल्कों में लड़े हैं, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ से हुई हैं। तो तमाम मेंबरान तो सीसी के मेंबर्स नहीं है, लेकिन वो अपनी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्होंने हमारे जो इंचार्ज यानी कुंडी साहब, सिंध में भी इंतखाबात में धांधली हुई? जो हमारे लोगों को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जीतने वालों और को वो हमारे जो जीतने वालों को भी है, हारने वालों को भी है। ताज हैदर साहब हमारे जो है इंचार्ज हैं इलेक्शन सेल की, उन तमाम चीज़ें जमा कर रहे हैं। उस पर हम एक बाकायदा एक रिपोर्ट शायद भी करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे और कौम के साथ भी शेयर करेंगे। और कराची में जो सबसे बड़ी नशिस्तें निकाली कुंडी साहब, जी बात मुकम्मल कर लें पहले। सबसे पहले तो देखें ना, इलेक्शन के दिन मोबाइल सिग्नल का ऑफ होना। देखिए, एक दिन पहले
आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कुछ नहीं होना, और एक दिन बाद पूरे पाकिस्तान में जो है वो सिग्नल्स ऑफ हो गए। क्यों ऑफ हुए, क्या चीज़ थी? पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ठीक है, बहुत ख़तरनाक इलेक्शन था, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भी थी, हुई भी सही, बहुत से लोगों की जो है हमने जाने गंवाई भी सही, कुर्बानियाँ लोगों ने दी। तो इलेक्शन के दिन जो है वो बात करना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, किसने सबसे ज्यादा धांधली की, क्या लगता है आपको? जाहिर है क्योंकि आपकी तरफ से एलिगेशन जरूर है, आप भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, सिंध की भी आप बात करें, पंजाब की भी आप बात करें, किसने धांधली की सबसे ज्यादा? वो तो अब टाइम आएगा तो बताएंगे कि किस किस ने क्या क्या कुछ गुल खिलाए। अच्छा, अब सिंध की बात कर लेता हूँ। एक कमेंट जरूर दीजिएगा, क्या ये डिसाइड हो चुका है जाके पहले सेंटर पे ही सारा फोकस है, फिर उसके बाद बाकी मामला देखे जाएंगे कि सीएम सिंध कौन होगा? फरियाल तालपुर साहिबा होंगी, शजीर नाम मेमन साहब होंगे, या कोई और शख्स होगा, या जो पहले थे वो रिपीट होंगे? क्या होगा? कोई डिस्कशन, कोई फैसला हुआ? सबसे पहला हमारा फोकस है बलूचिस्तान का सीएमशिप। उसके बाद सीएम सिंध जो है वो एनी टाइम भी अनाउंस हो जाएगा। सीसी उस पर फैसला कर रही है, वो किसी को भी जो है वो अनाउंस करेंगे। वो हमारे लिए कंफर्टेबल मतलब है कि हम कंफर्टेबली वहाँ पर हुकूमत बना सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले फोकस आपका बलूचिस्तान पे, बाकी तो आपने कहा कि तकरीबन शायद फैसले हो भी चुके होंगे और उस पर ज़रा सीसी ऐलान भी कर देगी। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। आज रेडियो का आलमी दिन है। रेडियो हमारे साथ रहता है, आपके सराहने, नाश्ते की मेज़ पर, घर के सहन में, तामीर होती इमारतों के मेमारों के साथ, रात को पहरा देते चौकीदारों का साथी, पाक फौज के जवानों का दोस्त, काश्तकारों का रहनुमा, पाकिस्तान की सकाफत की पहचान, रंगो नस्ल, ज़मानो मकान से मावरा, समातों की लहरों से होता हुआ दिल की दहलीज तक पहुंचता है रेडियो। आज हम इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करेंगे और कुछ ऐसी आवाजें जिनको हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, सीखते हैं उनसे, तलफ्फुज़ कैसे होता है, हर लफ्ज़ की अदायगी कैसे होती है, ठहराव कैसे होता है, और वो नाम जिनसे हम सीखते जा रहे हैं उनमें से आज एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, इशरत फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 4 दहाइयों से वाबस्ता हैं आप इस ब्रॉडकास्टिंग के साथ। बिल्कुल। एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि इसको कैसे एक्सप्लेन करती हैं, इस सफ़र को? एक्चुअली एक जुमले में तो ये मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है, हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि सुकून, इसलिए कि ये मेरा प्रोफेशन बाद में बना, बल्कि बाद में भी नहीं बना, आपको तो अंदाज़ा है कि क्या मिलता है आपको यहाँ से, लेकिन जो मिलता है इज़्ज़त और मोहब्बत की सूरत में, उसका तो कोई भी ज़ाहिर है मेहनत भी बड़ी मैटर करती है कि मेहनत किस तरह से आप लोग, अच्छा, एक किस तरह से आपने शुरुआत की थी, कितनी प्रैक्टिस आप लोग करते थे कि तलफ्फुज़ ठीक हो, और उस पर क्या डांटें भी खानी पड़ती थी? बहुत ज़्यादा खानी पड़ती थी, खानी पड़ती हैं, अभी भी पड़ती हैं। अच्छा, अभी भी? जी बिल्कुल, अभी भी एक सज़ा भुगत रही हूँ, तो ये तो इसका हिस्सा है ना, ये इसका हिस्सा है। जब आपकी कोई इस्लाह ना करे, आपको कोई टोके ना, तो आपका आगे का सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि ये तो एक बड़ी नेमत है कि आपको बताने वाले, कहने वाले हों। और अभी तक मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है कुछ लोगों से कि पूछे बगैर सीखना चाहते हैं। पूछे बगैर सीखना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी ईगो और अना को पीछे रखना पड़ता है, और पूछना किसी से जो है उस आपको छोटा नहीं करता, आपको वो बड़ी गहरी बात है ये कि पूछना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि आपके कद में तो इजाफा करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उस सफ़र को और बेहतर करता है। एक बात और है बच्चे कि जब आप माइक पे बैठे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अमानत है कि जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं या जो इत्तला ख़बर आपके मुंह से निकल रही है, वो लोग उस पर यकीन कर रहे हैं, इसलिए उसका सच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा साहबा, आज के दौर की अगर बात करें तो इस वक्त रेडियो की अहमियत आप क्या देख रही हैं, जहाँ पर सबको सोशल मीडिया की आदत है कि हमारे पास बस स्मार्टफोन से हैं आप, और या टीवी देख ले, तब तो लोग ये बात कर रहे होते हैं हम टीवी बड़ा कम देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में रेडियो की अहमियत आज के दौर में क्या है? रेडियो की अहमियत जो है वो हर दौर में बहुत ज़्यादा अहम रही है। देखें, अखबार पहले आया और लोगों ने सोचा कि अखबार आ गया है, तो अब रेडियो आया तो लोगों ने सोचा अखबार ख़त्म हो जाएगा, अखबार नहीं ख़त्म हुआ। टीवी आया, लोगों ने सोचा रेडियो ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। ये सब मीडियम अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हर आने वाला मीडियम
जो गुजरा हुआ मीडियम है उसको उसकी अहमियत में इजाफा करता है, उसकी इम्पोर्टेंस शो करता है। तो हम लोग तो ये जो आपने इसकी बात की सोशल मीडिया की, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ और करनी चाहिए। तो लेकिन हम जिस तरह सिखाते थे ना, हमारे बच्चे हमें उतने प्यार से नहीं सिखाते। अच्छा अच्छा, अक्सर अब आप कभी कहते हैं कि वालिदैन अक्सर कहते हैं जी अम्मी आपको नहीं पता, हाँ, आपके बच्चे भी आपको ये बात कहते हैं कि बिल्कुल आपको नहीं पता। इतनी बार आपको बता दिया, आपको समझ नहीं आता, तो मैं दुखी सी हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ एक लफ्ज़ के लिए हम सारा सारा दिन तुम्हारे पीछे फिरा करते थे, हमें बताते हुए तुम लोग इतने जल्दी थक जाते हो और आज आप कह रहे जी आपको ही बोलना नहीं आता। तो सोशल मीडिया के देखें, आपने जो कहा कि टेलीविज़न हाथ में आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन रेडियो, मुझे याद है जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ती थी तब भी रात को पढ़ा, किताब के साथ साथ रेडियो कंबल के अंदर होता था, गाने भी सुनते थे और ड्रामे भी सुनते थे उसमें। और इसके अलावा हर चीज़, देखिए रेडियो में आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और आपके पास तफरीह भी है, आपके पास मालूमात भी हैं, आपके पास मजहबी प्रोग्राम भी हैं, आपके पास ज़रई प्रोग्राम भी हैं, आपके पास पॉलिटिक्स भी है। और मैं समझती हूँ कि जो रेडियो है ना, रेडियो जो एक बुनियाद है इल्म की, बेशक जो रेडियो के पास तहकीक है, जो जहन है, जो ख़यालात हैं, वो जब निकल के टेलीविज़न पे या अखबार में या लोगों में तकसीम होते हैं ना, तो उसका कोई जवाब नहीं है। और जब रेडियो ने देखा कि खबरें जो हैं वो रेडियो पे अब कम सुनी जा रही हैं, वो फ़ौरन फेसबुक पे आ गया। और हम देखते हैं कि वो जो भी रेडियो के प्रेजेंटर्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, रेडियो ऑन टीवी, बिल्कुल। तो उसमें फिर रेडियो कामयाब रहा, क्योंकि जब आप जिद्दत के साथ चलते हैं तो आप हमेशा कामयाब रहते हैं। और रेडियो ने ऐसे फैसले किए हैं जिससे पजीराई मिली है रेडियो को, रेडियो आगे रहा है। और पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रही, रेडियो डे जो है आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो इसकी अहमियत आपको अंदाज़ा हो सकता है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स थे वो हफ्तेवार ख़िताब किया करते थे। और फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट हैं, उन्होंने इसका आगाज़ किया था हफ्तेवार तकरीर करने का, और इसको कहा करते थे कि आतिशदान के पास बैठ के गपशप करना। तो अब ये है कि अपनी हम बात करें तो मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया था तो सलीम गिलानी, बहुत बड़े शायर और प्रोफेशनल तो ब्रॉडकास्टर, वो थे हमारे डायरेक्टर जनरल। और मैं नई थी, मैं रेडियो पे ख़बरें सुबह पढ़ा करती थी, टीवी पे ख़बरें पढ़ती थी, और उसके बाद भागी भी रेडियो आती थी और एक प्रोग्राम होता था चिट चैट का, वो किया करती थी। तो सलीम गिलानी साहब, मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे कोई काम शाम करवाना है जनरल साहब से तो करवा लो, वो तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। वो कहते हैं कि ये वही लड़की है जो ख़बरें पढ़ रही होती है और फिर रेडियो पे प्रोग्राम करती है, मैं उस वक्त ऑफिस का काम कर रहा होता हूँ। अच्छा। तो इसके अलावा मैंने डॉक्टर कदीर को देखा कि वो रेडियो विजिट पे आए। एक ऐसी ज़ाहिर बहुत सारी यादें होंगी, उन यादों पे भी हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपसे बात करना चाहते हैं। हमें कॉल्स आ रही। डॉक्टर फरीद ने हमें कॉल किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर फरीद बात कर रहा हूँ। फरीद बरोही बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में होता हूँ मैं। और इशरत साहिबा को देखकर हमारी अपनी समझे के बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। और ख़ास तौर पे हमारे वालिद साहब और नाना अबू, इशरत फातिमा की जब खबरें आती थी तो वो सबको कहते थे भाई इशरत फातिमा की खबरें हमने सुननी है उसके बाद। और अच्छा इसलिए लगा कि जिस तरीके से उर्दू में जिस शुस्ता लहजे में बात होती थी, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ खबरें सुनना नहीं था, बल्कि ये उर्दू सीखने का भी एक मौका मिलता था हमें। और इशरत फातिमा साहिबा से हमने बहुत कुछ सीखा, आप यकीन करें। और जिस तरीके से एक मौजूदा दौर में सनसनी खेजी पैदा की जाती है ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर, तो बड़ा ठहराव के साथ बड़े अच्छे अंदाज में खबरें बयान की जाती थी। नो डाउट, सबने बहुत खुशी हुई। बहुत डॉक्टर साहब आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है अली। अस्सलाम वालेकुम अली। अच्छा अली, और जो भी हमें और कॉल करे आपने प्लीज़ अपना वॉल्यूम ज़रूर लो करना है ताकि बात ज़ाहिर हमारे साथ सही तरीके से हो सके। इससे साहिबा कभी ये गलती हुई कि टीवी पे और फिर रेडियो पे एक अलग अलग रोल ज़ाहिर ज़रूर होता है, कभी नाजरीन और सामीन में मसला हुआ
क्योंकि आपकी आदत डेवलप हो जाती है रेडियो पे सामीन और टीवी पे नाजरीन, तो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? आप फेसबुक लाइव है, नाजरीन चलता है। नहीं अगर होता तो है, लेकिन इत्तेफाक की बात है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मेरे बहुत पर्दे रखे हैं, हुआ नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो आप मिनिस्टर्स के नाम जो हैं वो आपकी ज़बान पे चढ़े होते हैं, तो वो या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो नाम होता है वो आपको लगता है कि कहीं आप रवानी में ना ले लें। अच्छा इशा साहिबा, जाहिर है इतना जिस तरह शुएब ने बताया कि 4 दहाइयों का सफ़र है आपका रेडियो के साथ, कभी ऐसा हुआ कि कोई ख़बर ब्रेक करते हुए बड़ी तकलीफ हुई हो, या ये कहा हो कि ये खबर ब्रेक करने का दिल नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल हो आपके लिए? होता है बहुत दफ़ा, बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप उन्हें पढ़ें, लेकिन एक ख़बर पढ़ने वाले का काम ही ज़ाहिर है खबर पढ़ना है, पहुंचाना है, तो पढ़नी पड़ती है। जिस तरह अच्छी खबरें होती हैं, ज़िंदगी की तरह है ना, अच्छा भी है और बुरा भी, और ज़ाहिर आपको तो एक बताना ही है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अमीर हैदर कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? सर वालेकुम सलाम सर, मैं मैडम इशरत फातिमा से मुखातब हूँ कि वो हमारी बचपन की हसीन यादों में से एक वो न्यूज़ कास्टर में मैडम भी है। जब हम पढ़ते थे तो उनकी खबरें शौक से सुना करते थे और एक बेहतरीन अंदाज में उनका जो खबरें पढ़ने का एक अंदाज था वो आज भी हमें बिल्कुल ज़हन नशीन है। तो अल्लाह पाक उनको और कामयाबियां दे, आमीन, हमारी दुआ है उनके लिए। बहुत शुक्रिया अमीर साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर डॉक्टर तरीन ताज लोरलई से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। आइए, आप लोगों ने आज बड़े अच्छे मेहमान को बुलाया हुआ है। हमें तकरीबन 40-50 साल आप माजी में ले गए। इशरत फातिमा साहिबा का जो खबरनामा होता था वो अब भी हमारे आंखों के सामने है। वाह, तो बड़ी खुशी हुई और ये देख के और बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह वो अभी भी सेहतमंद हैं और रूह बसेहत है, क्योंकि काफी इनको देखे हुए 30-40 साल बीत गए। तो ऐसे उनको जवान रखे, हम ये दुआ करते हैं। और आपने बड़े अच्छे मेहमान को बुलाए और कभी कभी ऐसे मेहमानों को बुलाया करो ताकि हमारी हमेशा कोशिश होती है जी ऐसे मेहमानों को बुलाए और हम बुलाते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, वैसे मुझे अभी कॉल करके मुझे पूछने लगे कि जी अभी तक हसीन रहने का राज क्या है? जितने लोगों ने देखा, लोग ये कहते हैं कि आज भी वैसी ही हैं। अच्छा, एक और कॉलर लगता है बात करने का मौका कब मिलेगा। सैयद मुदस्सिर शिराजी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, साहिवाल से हैं। जी जी, बरकातहू। सैयद मुदस्सिर शिराजी बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी जी। तो ये है कि साहिवाल से, मुल्तान नहीं साहिवाल से। जी जी, प्लीज कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे? इशरत फातिमा, क्या बात है। अक्सर मैं और मेरे मिसेस घर में इनकी पहले भी बातें करते हैं कि एक साफ सुथरी और एक बापर्दा, जैसे एक ये थोड़ी सी एक तनकीद भी हो जाएगी कि आजकल की एंकर से अब भी बापर्दा माशाल्लाह बैठी हैं और तब से बापर्दा हैं और उनके बोलने की शाइस्तगी कभी नहीं भूले। और अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक इनको दुनिया व आखिरत में कामयाब करें। इससे आगे और कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखें और तमाम बेटियों को अल्लाह ताला पर्दा जो करने की वो एक तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की। अच्छा इशरत साहिबा, जब हम रेडियो की बात, अब चूँकि आज उस दिन की मुनासबत से हम बात भी करें, सोसाइटी में रेडियो ने कितना कंट्रीब्यूट किया? मैं अगर रीसेंट टाइम्स की बात करूं, जब हम देखते हैं कि आपने खुद भी जिस तरह कहा कि फेसबुक पे भी ज़ाहिर रेडियो आ गया, हम आहंग हो गया जदीद तकाज़ों से, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है रेडियो इस वक्त? देखिए, मैं जो आपका सवाल समझ पाई हूँ, मैंने हमेशा रेडियो को मुश्किल वक्त में अपना हिस्सा डालते हुए देखा और सबसे आगे देखा। आप 1965 की जंग की अगर बात करते हैं तो मलका तरन्नुम नूर जहाँ के जो जंगी तराने थे वो आज भी वही वलवला पैदा करते हैं दिलों में कि आपका दिल चाहता है कि आप बग़ैर तलवार या पिस्तौल पकड़े बस निकल पड़े, कूद पड़े। तो ये दिल से निकली हुई चीज़ है। सही बात। फिर सैलाब हों, कुदरती आफात हों, ज़लज़ला जो किस सन में आया था? 2005 में कितना
तकलीफ़ दे वक्त था, लेकिन रेडियो ने उस वक्त फिर ऐसे बहुत सारे हमने वाक़यात देखे हैं कुदरती आफात के हवाले से, जिसमें रेडियो ने फिर गुमशुदा बच्चों का एक प्रोग्राम मुस्तकिल होता है रोज़ाना रेडियो पाकिस्तान से, जिसमें गुमशुदा बच्चों के जो उनको मिलवाया जाता है उनके ख़ानदान से, उनकी फैमिली से। जी, इसके अलावा मतलब ज़राअत के हवाले से शाम को एक प्रोग्राम होता है, फिर पंजाबी ज़बान का, इवन जो गैर मुल्की ज़बानें हैं उनके भी प्रोग्राम होते हैं। तो ये, और फिर लेटेस्ट चीज़ें, करंट अफेयर्स का चैनल है, वो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो चीज़ें हैं ख़बरों के अलावा उन पर जो है वो तज्ज़ियाकार जो हैं उन पर अपनी राय देते हैं, कमेंट करते हैं। और मैं अक्सर जब गाड़ी चलाते हुए सुनती हूँ रेडियो, तो मेरी बहुत इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, क्योंकि किसी ख़बर के बारे में जब कोई तज्ज़ियाकार तफसील बताता है तो हम जैसे जो लेमैन हैं या आम लोग हैं उनको समटाइम्स समझने में मुश्किल होती है, लेकिन एक तज्ज़ियाकार के बताने से आपको बहुत आसानी हो जाती है सिचुएशन को समझने में। बिल्कुल सही है। तो पॉडकास्ट है, ये भी रेडियो पे बहुत ज़्यादा रेगुलर हो रहा है, और अब तो पॉडकास्ट का ही दौर चल रहा है ऐसे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो FM चैनल्स की हम बात करें तो भरमार है, और कुछ वाजबी से भी हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन देखें, जो भी इदारा मेहनत करता है, मोहब्बत से काम करता है, वो फलदार होता है और उसको पजीराई भी मिलती है। बिल्कुल पसंद करते हैं। अच्छा, रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो, देखें सबसे बड़ी खूबी रेडियो की आज भी ये है कि रेडियो उन इलाकों तक सुना जाता है जहाँ पर टीवी नहीं पहुँच सकता। आज देखें 97% ऑफ द पॉपुलेशन को एक्सेस है रेडियो। बिल्कुल, अखबार नहीं पहुँच सकता। तो सरहदों पर, महाज़ों पर, और फ़ौजी भाइयों का प्रोग्राम अब मुझे नहीं पता रेडियो से होता है या नहीं, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था एक ज़माने में। फ़ौजी भाइयों के खतूत आते थे, उनकी फैमिलीज़ उनको ख़त लिखती थी, उनकी पसंद के नगमे चला करते थे, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम। व्हाट्सएप ने जगह ले ली है। इशरत साहिबा, अगर हम एक रिक्वेस्ट आपसे ये करें कि अपने अंदाज से, अगर मॉर्निंग शो की ओपनिंग इशरत फातिमा साहिबा ने करनी है सब से आगे की, तो आपके अंदाज से कैसे वो ओपनिंग होगी, या ओपनिंग और ब्रेक, व्हाटएवर सूट्स यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये कैमरा है। जी, हमारे पास बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी मालूमात हैं, बहुत सी तफरीह है और बहुत हल्ला गुल्ला है। आपको हमारे साथ रहना है। कुछ देर में हम वापस आते हैं। ग्रेट, चलें जी, जबरदस्त। आप बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। ब्रेक लेते हैं, चूंकि वो ब्रेक ले चुके थे, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्रिकेट दीवानों का इंतजार खत्म होने को है। पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन का मैदान सजने वाला है। जाहिर है जब चंद रोज बाकी रह गए हैं, 17 फरवरी को इंतखाबी, अभी नहीं, इफ्तिताही मैच जो है वो होगा। इंतखाबी भी हो सकता है, इंतखाबात का जाहिर है एक वो है, तो जाहिर है उस लिहाज से देखा जाए। इंतखाबी निशान क्या है? मुझे क्या पता क्या है, क्या है? शेर नहीं है वैसे? शेर है? अच्छा, मेरा ख्याल हो सकता है। एनी हाउ, अच्छा, अब जाहिर है लोगों को मैच की तो होती है कि ठीक है एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, लोग बड़े खुश होते हैं कि उससे पहले जो उसकी इफ्तिताही तकरीब होती है उसका बड़ा लोगों को इंतजार होता है। और PSL के ऑफिशियल तराने के जो नए गुलकार, नए तो नहीं, खैर पुराने ही है अब तो, अली जफर वो परफॉर्म करेंगे और आयमा बेग जो है वो परफॉर्म करेंगी। जुलाइल लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से अब इसका मेला सजेगा, और ऑब्वियसली इवेंट का बेताबी से इंतजार भी, और चमचमाती ट्रॉफी आज अनवेल होनी है, वो भी होनी है जनाब, बिल्कुल से। अच्छा, इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ साबिक क्रिकेटर हैं जी यासिर हमीद साहब। वो यासिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। यासिर, कितने एक्साइटेड हैं PSL के लिए? बिल्कुल, PSL के लिए एक्साइटेड है, और PSL ऑब्वियसली हम लोगों का ब्रांड है, और सब जितने भी फैंस हैं बड़ा वेट कर रहे होते हैं इसका। बड़े कांटेदार मुकाबले होते हैं, प्लेयर्स जो है पूरा अपना 100% देते हैं अपने होम कंडीशंस पे, और अपने फेवरेट फॉर्मेट में। T20 क्रिकेट जो है वो आजकल पाकिस्तान क्रिकेटर्स का फेवरेट फॉर्मेट है। जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो अपनी गेम की जो बेस है उसको मैक्सिमम उसी पे वो उनकी ग्रोथ हो रही है, तो विच इज गुड एंड एट द सेम टाइम विच इज नॉट गुड, बट एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। जबरदस्त। अच्छा, वैसे अगर मैं ये सवाल करूं कि PSL की सबसे खास बात क्या होती है आपकी नजर में? देखिए, PSL की जो सबसे खास बात वो यही होती है कि हार्मनी होती है, एक बॉन्डिंग है। स्पोर्ट्स जो है वो तो है ही एक बाइंडिंग फोर्स है, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी फैंस का जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है वो बहुत मुझे अच्छी लगती है। लाइक कोई लाहौर को कर रहा है, कोई कराची को कर रहा है,
पिशावर का कराची को कर रहा होगा, कराची का पिशावर को कर रहा होगा, लाहौर का जो है वो तो लाहौर को ही करते हैं, लेकिन क्वेटा के कराची के लोग क्वेटा को करते हैं। तो ये जो आपस में जो ये बाइंडिंग फोर्स है और ये जो बॉन्डिंग है, ये मुझे एक माहौल जो है उसको लोग बड़ा पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी होगी इस बार? देखिए, मेरी तो फेवरेट कोई एक नहीं है, मतलब डिफरेंट टीम्स है। वही बात है कि मुझे पेशावर ज़ल्मी भी पसंद है, क्योंकि उसमें जो है जो उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, सारे यंगस्टर्स हैं, वो सारे वही प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या तो वो हैं, जिस तरह बाबर आजम है हमारे, वो जो है वो टॉप बैटर है। उसके अलावा हारिस है, बड़े एक्साइटिंग है, साइम अयूब है, हसीबुल्ला है। ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में नजर आएंगे। तो एक तो ये बैटिंग के हवाले से मुझे पसंद है। लाहौर कलंदर की टीम बहुत अच्छी है, उनकी जो टीम पहले ज़ल्मी पर रहते हैं यासिर भाई। आपने साइम अयूब का नाम भी लिया, बहुत से और नाम लिए, लेकिन वो ऑफ कलर नजर आए हैं हमें दीगर इवेंट्स में। जी बिल्कुल। देखिए, मैं साइम अयूब को थोड़ा सा क्लोजली मैंने वॉच किया था, जब कायद आज़म ट्रॉफी में या जो लॉन्गर वर्जन में है, जब वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं तो वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब वो फैब्रिकेट करते हैं या एडॉप्टेशन की तरफ जाते हैं, अपनी गेम को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलतियां करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको चाहिए कि वो अपनी बेसिक्स पे अपनी गेम को ग्रो करें, क्योंकि उनके पास एक तो शॉट्स बहुत है, नेचुरल है। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो शॉट नहीं खेलना चाहते, वो खेल जाते हैं, लेकिन उनका माइंड सेटअप उस वक्त इस तरह होता है कि वो अपनी विकेट को वैल्यू कर रहे होते हैं। जब आप क्रीज पे मौजूद रहेंगे तो रन्स करेंगे। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब को ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और जितना जल्दी वो अंडरस्टैंड करेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। और फास्ट बॉलर्स हमारे वो भी बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे। एशिया कप से हम देख रहे हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। हारिस रऊफ की बात करें, रन्स तो ऐसे देते हैं जैसे फ्री में बांट रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी वो भी ऐसे नजर आते हैं। तो ये फास्ट बॉलर्स को क्या हो गया, हमारे नजर लग गई है? देखिए, फास्ट बॉलर्स का बॉलर्स के मसल्स होते हैं, बॉलिंग मसल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं लंबी क्रिकेट खेलने से, लंबी बॉलिंग करने से। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 4 ओवर की क्रिकेट तक महदूद हो रहे हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा गेम लंबा होता है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि हमें इस कल्चर को जो है वो आम करना चाहिए या इसको पॉपुलर करना चाहिए कि हम लंबी क्रिकेट में ज्यादा अपने प्लेयर्स को वहां पे उनको जो है ग्रो करें, जी वहां पे एंगेज करें। तो ये शॉर्टर फॉर्मेट जो ये प्लेट में मिलता है, हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स जो वो शॉर्टर फॉर्मेट को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वो बिगर जो पिक्चर है वो मिस कर रहे हैं, जो क्रिकेट की असल क्रिकेट है। तो टीम मुंतखब भी शॉर्ट फॉर्मेट से हो रही है, क्या करें? जो प्लेयर आता है वो शॉर्ट फॉर्मेट से आ रहा होता है। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल से। अगर आप बाकी मुल्कों को देखें, बाकी टीमों को देखें, चले हम इंडिया की मिसाल देंगे, तो वो अपने जो लॉन्गर फॉर्मेट को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट जो है इसको चेंज करना चाहिए। जो यंगस्टर्स का माइंडसेट है, ये कोचेस ने करना है, मैनेजमेंट ने करना है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि आप अगर शॉर्टर फॉर्मेट PSL है, जिस तरह हमारा ब्रांड है, PCB के अंडर है, तो वो उसमें ये होना चाहिए कि कम से कम 15 से 16 मैचेस या 20 मैचेस अगर फर्स्ट क्लास के हों तो वो उसको में एलिजिबल हो। तो फिर उसमें ये होगा कि हमारे जो लड़के हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट में अपनी जगह बनाने के लिए एफर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक सजेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई एग्री करेगा, क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्राइवेट क्रिकेट है, प्राइवेट लीग है। तो ज़ाहिर है डिसीजंस भी ज़ाहिर है उस लिहाज से ही लिए जा रहे होते हैं। यासिर, अपन नए टैलेंट की, यंगस्टर्स की बात आपने भी की, नए टैलेंट की बात करें तो वो तो सही उभर के सामने आ रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। ज़ाहिर है सेमीफाइनल से हम एक विकेट से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त रही। अब ऐसी ये जो हमारे यंगस्टर्स है, ये जो हमारा टैलेंट है, इसको किस तरह से हम चैनलाइज कर सकते हैं? देखिए, टैलेंट बिल्कुल हमारा जो अंडर 19 का टैलेंट है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा
कि अगर आप बैटिंग में टेम्परामेंट देखें तो वो वाला नजर नहीं आया हमें, कि अगर आप जिस तरह देखें हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिनिश नहीं कर सके। बैटर्स का जो माइंडसेट था, हालांकि यूसुफ भाई जो है वो खुद जो है वो पूरी उम्र उन्होंने बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली, ही वाज अ ग्रेट टाइमर ऑफ द बॉल, लेकिन ये इस पे टाइम लगेगा कि आप यंगस्टर को इंजेक्ट करें उनके अंदर के, यार आपने विकेट पे रह के रन्स करने हैं। कुछ प्लेयर्स जैसे शामिल हुसैन एक बड़े अच्छे मुझे लगे, शाहजेब हैं, उन्होंने ये लोग, इनको चाहिए कि इनका जो माइंडसेट है वो इस तरह का हो कि वो गेम को फिनिश करें। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलर्स में उबैद शाह जो है नसीम शाह के भाई हैं, उनके एक और भाई हैं हुनैन शाह, तो वो एक बड़ा ही जबरदस्त एक टैलेंट नजर आ रहा है, उस फैमिली में ही टैलेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, शाह ब्रदर्स की बात करें तो हम इससे पहले भी जिक्र करते रहे कि टैलेंट वाकई फैमिली में मौजूद है, लेकिन जाहिर है इनको चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये कौमी टीम का, हमारे मुल्क का एक सरमाया साबित। तो बहुत शुक्रिया यासिर हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे जानिब, स्टे विद अस। पूरा प्रोग्राम गुजर गया और मैंने सवाल ही नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? तो सवाल का वक्त हो चुका है। जी पूछिए। आपसे भी है, जरा आपसे भी है। पूछिए, आपने उनसे तो कम, उन्होंने तो जवाब वो चले व्हाट्सएप पे दे रहे होते, बरह रास्त जवाब आप मेरे से ले रहे मुझे जवाब ही दे देती हैं। पूछे। बस सवाल मेरा ये था गुड वन। आपकी अकल दाढ़ आ गई है? आई थी। अच्छा मुझे लगा आपकी अक्ल आ गई। अच्छा कहती आई थी। अच्छा अकल आई थी? नहीं, अकल दाढ़ आई थी, डॉक्टर ने निकाल दी। सिर्फ अकल दाढ़ निकाली थी? अकल दाढ़ निकाली थी। अब ये भी जरा आज हम डॉक्टर साहब से जरूर पूछे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद जरूर हैं अभी, ये पूछेंगे कि अकल दाढ़ का वाकई अकल से ताल्लुक होता है कि नहीं? आप हमें कॉल भी करके अपनी राय दीजिएगा, सवाल कीजिएगा। जिनकी अकल दाढ़ें निकाल देते हैं डॉक्टर, तो क्या उनके अंदर अकल नहीं रहती? नहीं, अच्छा मैं तो इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाइस्ता अली कमर साहिबा साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले तो ये मुश्किल हल करें हमारी भी और देखने वालों की भी, क्या अकल दाढ़ का अकल से ताल्लुक होता है? अच्छा, अकल दाढ़ का पहली बात ये, अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही आपकी, ना ही दांत निकलवाने से करने से आपकी कोई दिमाग की नसें जाती हैं या छिड़ती हैं या तो कहते क्यों अकल दाढ़? इट्स अ नॉर्म बेसिकली जिसे कहते हैं, वो इसलिए कि आपके बाकी टीथ जब आते हैं, जब आपको इतनी नो हाउ नहीं होती लाइफ के बारे में, या आपके पास इतना विजडम नहीं होता, और ये टीथ थोड़ा लेट इरप्ट होता है जब बंदा हो चुका होता है, उसको पता लग रहा होता है मेरे दांत इरप्ट हो रहे हैं, बाकी कोई दांत इरप्ट होना आपको याद तो नहीं है, तो दिस इज प्रॉपर्ली इनकोडेड इन योर मेमोरी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड विजडम टूथ। लेकिन ये अकल दाढ़ जब निकल रही थी वाकई अकल ठिकाने लगा देती है? हाँ जी, कुछ लोगों में ज्यादा होता है क्योंकि उनमें स्पेस नहीं होती इसके निकलने की, जब स्पेस नहीं होती तो वो उधर ही फंस जाती है, उसके अंदर फिर ज्यादातर लोग यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अच्छा वो बार बार प्रेस होती है, पेन होती है, इन्फेक्शन होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दफ़ा वो पेन किलर्स असर नहीं करते, फिर निकलवानी ही पड़ती है। एग्जैक्टली, जब उसके लिए स्पेस नहीं है तो उसके वो फूड इम्पैक्शन होगी, फूड इम्पैक्शन होगी तो इन्फेक्शन होगा, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, होती भी बहुत पीछे है, वहाँ पे लोग प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन भी नहीं कर सकते इस रीज़न से भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जाहिर है इस प्रोसेस से तकरीबन सारे लोग गुजरते हैं, मैं अपनी अगर बात करूँ तो वो जब जाहिर है एक्सरे जब किया गया तो पता लगा कि दाढ़ सीधी के बजाय इस तरह स्ट्रेट नहीं कर रही थी, जिससे जो नीचे वाले दांत है वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जैसे प्रेशर, क्योंकि वो ग्रो इस तरह से कर रही होती है। क्या इसको पहले रोका जा सकता है या इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिसको आप रोक नहीं सकते, बस ये है कि उसको आप बाद में ऑपरेट करके निकलवा दें? अच्छा, पहले रोकने के लिए वही बात है कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस पेरेंट्स को देते हैं कि बाय द टाइम योर किड टर्न 7 तो आप उसको डॉक्टर से मशवरा कराएं उसका, ठीक है, ताकि कंसल्ट करें उसको। हम पे इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, ठीक है। 7 साल के बच्चे? 7 साल में ये होता है कि आप मिक्स्ड डेंटिशन में होते हैं, तो डॉक्टर उसी वक्त, जाहिर है हमें तो इन चीज़ों का पता होता है, तो हम उसी वक्त देख लेते हैं कि इसमें फ्यूचर में आगे क्या आ रहा है, एक्सरे कर लेते हैं। जी एग्जैक्टली, एक्सरे भी कर सकते हैं और क्लिनिकली भी देखते हैं कि इसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाके ये इश्यूज आएँ। अगर तो प्रोबेबिलिटी है तो उसमें फिर इंटरसेप्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि फ्यूचर में ये इश्यूज ना हो। क्या मेजर्स ली जाती है? देखें, लोगों को हम अवेयर करें सवाल। अच्छा, उसमें ये होता है कि कभी कभी कुछ बच्चों के दांत जल्दी गिर जाते हैं और कुछ बच्चों के दांत लेट गिरते हैं, उसमें ये होता है कि सीक्वेंस वाइज एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उनको मॉनिटर करते हैं, अगर ज़रूरत हो तो उसी स्टेज पे ब्रेसेस लगा के स्पेस प्रॉपर क्रिएट कर देते हैं, या फिर अगर स्पेस
ज़्यादा हो तो उसको क्लोज कर देते हैं ताकि पिछले वाले टीथ को आने के लिए जगह मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को नहीं मालूम कि अकल दाढ़ का मसला अगर आपने बहुत अर्ली डायग्नोज करना है तो 7 साल की उम्र में आप एक विजिट करें। दैट मीन्स कि बाय एनी मीन्स 7 साल के बच्चे का एक डेंटिस्ट का विजिट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्थोडोंटिस्ट लाइक दांतों की वैसे तो बच्चों का जब 6 मंथ्स के हों तो उसके बाद मिनिमम मतलब 3 इयर्स तक तो आप लोग लाजमी डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि वो कीड़े लगने वाला इशू ना हो। फिर उसके बाद दांतों की अरेंजमेंट के लिए, यानी आपके दांत टेढ़े मेढ़े ना हो या कोई आपकी, क्योंकि दांत से ही आपका जॉ ग्रो करता है और उसी में आपकी ब्यूटी भी है, आपकी इजी ऑफ लाइफ भी है। बिल्कुल। एंड देन व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटी तो तब उस वक्त याद आता है भाई मेरी तो प्रोफाइल अच्छी नहीं है, मैं तो साइड से पिक्चर लेती हूँ तो ऐसे आती है। मोस्ट ऑफ द पीपल कम फॉर दिस एट दिस एज। एक कॉलर भी है, उनको भी शामिल करेंगे। आमिर खान है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेब भाई कैसे हैं आप और सबीन कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे? सर ये पूछना था कि एक तो बच्चों की किस एज से अकल दाढ़ शुरू हो जाती है और दूसरा ये कि वो छोटे बच्चों के दांतों में अक्सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप आमिर खान ही बोल रहे हैं? नहीं, आमिर खान में साथ बैठा हूँ जी। आप साथ बोल रहे हैं? जी जी, मैं आवाज पहचानता हूँ। अब आप पूछें। तो बड़ा भाई कैसे छोटे भाई की आवाज नहीं पहचानेगा? जी साथ में वैसे आप पूछें। जी 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 बिल्कुल। आपका शो देख रहे थे तो बस मेरे एक बच्चों का इशू आया तो मैंने कहा पूछ लूं कि ये बता दीजिएगा कि बच्चों के आजकल दांतों में ब्लैक लाइंस आ रही हैं तो ये क्या होती है और अकल दांत कब से शुरू होता है ये बता दे जरा। ब्लैक लाइंस। अच्छा जी, ब्लैक लाइंस पे बात करते हैं। ब्लैक लाइंस कैन बी हार्मफुल एंड लेस हार्मफुल एज वेल। अब 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक तो चॉकलेट्स वगैरह के सिंपल स्टेन्स हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा सफाई अच्छी मेंटेन कर रहा है तो मे बी शायद वो जो ब्लैक लाइंस आपको लगती हैं वो एक बिल्कुल टीथ के पैटर्न पे, दैट कैन बी जस्ट स्टेन्स। ठीक है, चॉकलेट वगैरह से बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों को, इवन कुछ फ्रूट से भी आते हैं। अच्छा। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपको वो ब्लैक स्टेन साथ साथ दांत भुरा हुआ भी अपने मतलब वो बताएं जिसको कहते हैं कैविटेटेड टूथ अगर आपको लग रहा है तो देन दैट इज मतलब ये अगर सादा अल्फाज में कहे तो कीड़ा लगा हुआ है यानी कि कैरीज हैं। फॉर दैट यू नीड टू टेक मेजर्स एज सून एज पॉसिबल। ओके जी। और डॉक्टर साहब कितने टाइम में अकल दाढ़ आना शुरू हो जाती है? देखिए अब टूथ बट तो नीचे बन रहा होता है, ठीक है। इसकी जो एज ग्रुप होता है वो वेरी करता है, 15 से लेके 20s तक इवन लोगों का जाता है ये टाइम। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, योर जेनेटिक एंड योर ऑन टूथ इरप्शन साइकिल पैटर्न के क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो भी मैटर कर रही होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर अक्सर कह रहे थे कुछ कह रहे थे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी दांत खराब होते हैं और फिर अकल दाढ़। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट आई गेस कि हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मुझे लगता है कि हमें इस बात को पहुंचानी चाहिए कि लोगों को ये लगता है कि दांतों को कीड़ा लग रहा है कैल्शियम डेफिशिएंसी से। दांतों को कीड़ा लगता है आपके लाइफस्टाइल हैबिट से, आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन न करने से। जेनेटिक्स का भी रोल है बट काफी कम हद तक। अगर आप लोग अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें देन इट गोज वेरी वेल। जब भी मीठा खाएं ब्रश कर लें। नहीं, जब भी नहीं, लाइक यू हैव टू कीप द फ्रीक्वेंसी डाउन। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि मैं तो ज्यादा मीठा नहीं खाता, लेकिन अगर मैं एक बंदा है जो एक चॉकलेट को डिवाइड करके डे में खाता है और एक बंदा है जो एट अ टाइम खाता है, तो जो डिवाइड करके खाता है उसको ज्यादा जल्दी कीड़ा आएगा बिकॉज वो बार बार अपने टूथ को अटैक दे रहा है, शुगर अटैक दे रहा है। ठीक है, तभी मैं इकट्ठी चॉकलेट्स खा लेता हूँ 5-6 बस खाने के साथ खा लिया करें और फिर उसके बाद कुल्ली कर लिया करें और ब्रशिंग को 2 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, एक और कॉलर है ज़ैनब है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ैनब, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी है 9 साल की है तो उसका हमने फ्रंट वाला दांत निकलवाया था, उसके ना मतलब दांत हिल रहा था तो हमने निकलवा दिया तो, लेकिन अभी तक 4-5 माह हो गए, अभी तक उसका वो दांत उसकी जगह आया नहीं है। ओके। और वो जो मसूड़ा है जहाँ से वो दांत निकलना है वो जगह भी स्वेल हो गई है। 9 इयर्स की। ठीक है, एग्जैक्टली। देखिए जब हम लोग वक्त से पहले इरप्शन एक्सफोलिएशन यानी कि दांत गिरने से पहले दूध का दांत निकलवा देते हैं तो निचले दांत को आने के लिए जो पोटेंशियल है उसकी वो थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि उसको फीडबैक चाहिए होती है, वो कम हो जाती है। तो वो निचला दांत वक्त से पहले निकलवा दिया, अभी वो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रेडी नहीं था। परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, अगर मशूरा बहुत ज़्यादा सख्त है जो नॉर्मली उसकी ईटिंग हैबिट से यानी बाइट करने से नहीं खुल रहा, यानी कि नहीं उसके अंदर कोई क्रैक आ रहा कि दांत निकले और स्वेलिंग भी कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, तो वो फिर स्वेलिंग को हम कट करते हैं, वहाँ से वो जो एक्स्ट्रा हार्ड म्यूकोजा है जो दांत को रोक रहा है वो कट करते हैं तो फिर खुद ब खुद दांत निकल आते हैं। ठीक है, कॉलर अरशद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या पूछना चाहेंगे?
सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो ना बच्चों के मसूड़ों में जो है ना दाने हो जाते हैं ना छोटे छोटे से। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अच्छा, ये दानों का मतलब ये है कि जब पेशेंट को कीड़ा लगता है तो उसके बाद उसको पस पड़ जाती है, ठीक है। थोड़ा टाइम तो बच्चा दर्द कंप्लेन करता है, नॉर्मली पेरेंट्स एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देके वो रिलीव करवा देते हैं, बार बार हर 2-3 महीनों बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो जो दाने मसूड़ों पे बन जाते हैं वो आपके दांतों के नीचे पस या इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब वो पेन नहीं करते क्योंकि वो एक क्रॉनिक स्टेज में चले गए हैं। तो पेरेंट्स को लगता है भाई तो हार्मलेस सी चीज़ है, सिर्फ एक दाना है मसूड़े पे जो कि ड्रेन कर रहा है, और उनको लगता है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल एक पिंपल है, बट इट इज ऑन गोइंग इन्फेक्शन अंडर योर बिल्कुल, जो आपके अंदर जो आपके टूथबर्ड्स हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो आपने उसको ना जाने दें इसको। जी अच्छा, बच्चों में हम ये भी देखते हैं कि 7 साल 8 साल की उम्र के बच्चे जिनके दांत अभी गिर रहे होते हैं, जो दांत नहीं भी गिरे अगले दांतों ने तो आने, दूध के दांत गिरेंगे तो अगले आएंगे, लेकिन जब दूध के दांत नहीं गिर रहे तो दांतों के पीछे वाले हिस्से से इरप्शन हो जाती है, तो वो क्या होता है? देखिए उसको जगह तो चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं से तो दांत आएगा, ठीक है। अगर वही जैसे मैंने पहले बात की थी इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स की, अगर आपको लगता है कि बच्चे का दांत वक्त से ज़्यादा हो गया है, नहीं गिरा, अगले वाले दांतों के लिए 6 साल 7 साल, यानी पीछे एक 6 साल में हमारा दांत आ जाता है फर्स्ट मोलर, फिर आगे वाले दांतों के लिए 7 साल मिनिमम आप वेट कर लें। 7 साल के बाद अगर आपको लगता है नहीं हो रहा या कुछ ऐसी शिकायत आ रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि जरूरी होता है क्योंकि नया दांत आना एग्जैक्टली उसके लिए स्पेस बनाई जा सके। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ फारूक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? शाहरुख हैं जी, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम मैडम, मेरा एक बेटा है 3 महीने का, जी जी, दांत निकल रहे हैं, वो रोता बहुत है। और क्या उम्र है? 3 महीने का। पहला दांत निकल रहा है जी, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं पहला दांत जब निकल रहा है। जी बच्चों को होती है, इरिटेशन होती है, तो उसके लिए अगर बच्चों को आपको लगता है पहले तो ये देख लें कि वाकई इरप्शन ही हो रही है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बच्चा जैसे ही 3 to 6 months एज में जाता है, पेरेंट्स को जब उसको डायरिया सवेयर भी हो तो वो कहते हैं ये तो दांतों की वजह से, हालांकि दांतों की वजह से आई वुड लाइक टू क्लियर इट, बहुत सवेयर डायरिया नहीं होता, सो डोंट टेक इट लाइटली। आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, शायद उसको कोई गट इशू होगा, ठीक है। दांतों की वजह से देखिए हम यही कर रहे होते हैं कि बच्चा दांत खराब हो रहा है, दांत की वजह से इसको बुखार हो रहा है, रात को सो नहीं रहा, दांत की वजह से मे बी शायद उसको कोई गट इशू हो। और अगर उसको आपको लगता है कि दांत आ रहे हैं तो प्रॉपर्ली आपको वो जॉ में फील होते हैं, वो जगह भी रेडनेस फील होती है, वहाँ पे कोई बल्ज फील होता है, अगर वो है तो फिर उसको आप लोग आइस लॉलीज जो होती हैं या पेसिफायर्स जो होते हैं उनको ठंडा करके दें। आजकल टीदर्स भी मिलते हैं ठंडे वाले, उनको दें, उसको गोलियां दी जाती हैं वो तो ना देना। नहीं वो तो बिल्कुल ना दें, वो तो 3 महीने के बच्चे के साथ और ज्यादा खराब होती है। उसको सिर्फ मदर फीड फॉर्मूला या पानी। डॉक्टर साहब ये जो सेंसिटिविटी होती है दांतों की, ठंडा गर्म लगना, ये इसकी क्या वजूहत होती है? सेंसिटिविटी देखें 2 रीजन से हो सकती है, या तो कोई ऐसा टूथ है जिसके थ्रू पानी जाता है, आपके नर्व्स को टच करता है, ठीक है, यानी उसके अंदर कीड़ा है, या फिर ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई कीड़ा वगैरह नहीं है लेकिन उनकी रूट्स एक्सपोज हैं, यानी उनके गम्स वीक हैं, गम्स के थ्रू पानी जाके उनकी रूट्स को टच करता है और उनको शदीद सेंसिटिविटी होती है। तो ये 2 रीजन हो सकती हैं, और भी ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ये दो मेन रीजन है। जो रीजन है आइडेंटिफाई होगी उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान होगा। डॉक्टर शाइस्ता बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। आपकी मुलाकात एक ऐसी इंस्पिरेशनल खातून से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन की जिंदगियां संवारने का बेड़ा उठा लिया है और अपने इस मिशन में माशरे की जबरदस्त खिदमत वो कर रही हैं और दूसरों के लिए जाहिर है एक मिसाल भी कायम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं पेशावर की समाजी कारकुन है जलवत हुमा की, जो अपने इदारे में स्ट्रीट चिल्ड्रन को पेंटिंग सिखाती हैं, कैलीग्राफी सिखाती हैं, म्यूजिक सिखाती हैं और आर्ट सिखाती हैं, और जाहिर है इससे रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स जो होती हैं उनमें उनको इन्वॉल्व रखती है और उनके स्किल्स को निखारने की कोशिश करती हैं। और जाहिर है इन बच्चों की अगर बात की जाए तो वो ये जब स्किल्स सीखते हैं तो आगे जिंदगियों में उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं किसी भी तरीके से। आप किस तरह से जलवत ये काम कर रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जलवत हुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं और साथ साथ उनकी एक स्टूडेंट महानूर, नन्ही महानूर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो इन दोनों से बात करते एक्सपीरियंस के बाद। जलवत साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि ये सफर किस तरह आपने शुरू किया, इदारा किस तरह से आपने बना, किस तरह से अब इसको आप लेके चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हम न्यूज़ की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज
हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे गुफ्तगू कर रहे। ये एक ख्वाब था जो अभी से तो नहीं था, काफ़ी इसको मैं कहूँगी कई साल गुजर गए। और चूँकि मैं ख़ुद ऐसे फेसेस से गुजरी हूँ, ऑब्वियसली मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में मेरे डेथ हो गई थी, तो ऑब्वियसली वो जिम्मेदारियाँ वगैरह जिस तरीके से मैंने बड़ा बच्चा होने के नाते निभाई थी, तो वो जो अब आप ज़िंदगी को बड़ा प्रैक्टिकली और बड़े करीब से ज़िंदगी की सख्तियाँ झेलते हो या गुजारते हो, तब आपको बड़ा फील होता है दूसरों के लिए। तो ये एक मिशन था जो मैं सोचा करती थी कि मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करूंगी और उनका सहारा बनूंगी और उनको एक ऐसा सपोर्ट दूंगी। मैं चूंकि आर्टिस्ट थी, बचपन से आर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, उस वजह से मैं ब्रश की पावर से इनकी ज़िंदगी बदलना चाहती थी। मैं चूंकि कैनवस की आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी और मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी, तो मैं मल्टीपल स्किल्स बच्चों में डिलीवर करना चाहती थी ताकि ब्रश के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी बदल सके। तो ऐसे मैंने अपने इस इदारे की बुनियाद रखी थी। और अब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप सिखा चुकी हैं और वो अब इदारे के साथ अब मुंसलिक ना सही लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? माशाल्लाह 200 से अबव बच्चे हो चुके हुए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इदारे से सबके सब मुंसलिक है, क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आए दिन हम कोशिश करते हैं कि नया से नया कोई दूसरा काम हम शुरू करें। तो नो डाउट कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हुए हैं, लेकिन इनकी मैं ऐसे ट्रेनिंग कर रही हूँ कि आने वाले वक्तों में जैसे हम ऑल ओवर जितना पाकिस्तान है या जितना केपी से हमने स्टार्ट लिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अपनी ब्रांचेस तमाम पाकिस्तान में बनाएं। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे जो मेरे इनिशियल स्टेज पे जो मेरे साथ थे, जो ये 200 बच्चे, उनको मैं आगे इंशाल्लाह यूटिलाइज करूँ और उनके हवाले में यही काम करूँ ताकि वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मेरे ख्याल में जलवा साहब ये चीज बड़ी अच्छी होगी कि इन बच्चों को डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में भी पार्टिसिपेट करवाया जाए, वो चाहे वो नेशनल लेवल के हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो। अच्छा, अभी महानूर भी हमारे साथ हैं, आपकी स्टूडेंट भी हैं, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। महानूर, आपको कितना टाइम हो गया और कौन कौन से स्किल्स हैं जो अभी आप रही हैं? मेरा 2 साल हो गया वहाँ पर और मैंने अभी तक आर्ट भी सीखा है, ब्यूटिशियन भी मैं कर रही हूँ और मैं कंप्यूटर की क्लासेस भी लेती हूँ। और महानूर, रूटीन क्या होती है दिन भर की, वो भी बताइएगा। हम 3 से लेकर 7 बजे तक होते हैं। और इस 3 से 7 बजे तक क्या क्या करती हैं? मैं पेंटिंग की क्लास लेती हूँ, ब्यूटिशियन की क्लास और कंप्यूटर की क्लास लेती हूँ। और सुबह मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ। आज सुबह स्कूल जाती हैं और शाम के 3 घंटे वो कंप्यूटर की क्लास भी है, वो पेंटिंग की क्लास भी है, वो डिफरेंट क्लासेस आप ले रही हैं। और महानूर, ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा होता है? जो बाकी दोस्त हैं, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, साथ साथ कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे थे, अच्छा मैंने अच्छी पेंटिंग बनाई है, नहीं मेरी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है। जी, ये कभी कभी हो जाता है। हम सारे दोस्त मिलकर एक दूसरे के हेल्प करते रहते हैं। महानूर, क्या करना चाहती हैं आगे बढ़कर, बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? आर्टिस्ट। इंशाल्लाह। आर्टिस्ट। अभी तक महानूर कितनी पेंटिंग्स है जो बना चुकी हैं आप? 10-12 है। 10-12 जबरदस्त। क्या बात है। इस जगह पर आने से पहले रूटीन क्या होती थी आपकी? पहले क्या करती थी? मैं पहले एक घर में काम करती थी। अच्छा, और अब ज़ाहिर आप यहाँ पर आई हैं, सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जलवत, ये तो एक कहानी है, महानूर की कहानी है, जिस तरह उसकी ज़िंदगी बदल रही हैं आप। मैं ज़रूर चाहूँगा कुछ अगर आप एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर भी कर सकें कि जो बच्चे पहले कहीं काम कर रहे थे या वो पढ़ने नहीं जाते थे, वो सिर्फ गलियों में होते थे या वो ज़िंदगी में बड़े तल्ख तजुर्बात से गुजर रहे थे, लेकिन आपके साथ मुंसलिक होने के बाद, इस छाँव में आने के बाद अब उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। ऐसी कितनी एग्जाम्पल्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास हर बच्चे की एक अपनी स्टोरी है और मैंने तो जो एक सबसे बड़ी बात ये ऑब्जर्व की, ढेर सारे ऐसे बच्चे थे जो कि जिनकी मतलब कुछ ऐसे गलत जगहों पे उनकी परवरिश हो रही थी जिसमें वो चोरी वगैरह करते थे, या जिस एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे ड्रग्स वगैरह की शरह बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे मतलब जिनको ग्रुप्स में लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ था या उनसे वो गलत काम करवाते थे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुई है। इवन के जो ये एरिया है जहाँ के ये बच्चे मेरे पास होते हैं, तो उनके अभी शुरू में तो ऑब्वियसली सब लोग अगेंस्ट थे कि पता नहीं यहाँ इनको क्या सिखा रहे, लेकिन अभी आप यकीन करें कि पेरेंट्स खुद आते हैं और बच्चों को हमारे पास छोड़ के जाते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। लेकिन स्टोरीज ऐसी है कि मेरे ख्याल में कि सेगमेंट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टोरीज बच्चों की वो बहुत सारी स्टोरीज होंगी, लेकिन हर बच्चा अपने तौर पे एक कहानी रखता है। जी जलवत, किस तरह से बच्चों को करती हैं कि अब बच्चे यहाँ पे आ जाए, बिकॉज जाहिर है डिफरेंट हैबिट्स में या कोई और काम नहीं भी करे तो उनकी एक रूटीन तो बनी होती है, फिर इस रूटीन में लाना वो कितना चैलेंजिंग होता है और उसमें जाहिर है उनकी फैमिलीज या फिर सोसाइटी किस तरह से सपोर्ट करती है? नहीं, शुरू में तो मुझे भी तीसरा साल है मेरे इस इदारे को, लेकिन शुरू में काफ़ी सारी मुश्किलात थी, क्योंकि पहले तो आप जब नया काम शुरू करते हैं कोई ट्रस्ट नहीं करता। इवन मैं तो पठान फैमिली से हूँ, मेरी अपनी फैमिली मेरी अगेंस्ट थी कि भाई मतलब आप पेंटिंग तो वैसे ही कोई शाही शौक समझा जाता है, तो आप फिर गरीब बच्चों में ये स्किल किस तरह आप डेवलप करोगी या ये किस तरह से इसको बर्दाश्त करोगी। लेकिन जिनके साथ मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का हो जाता है, सपोर्ट हासिल हो जाता है, वो फिर कहीं भी वो लोग नहीं रुकते। काफ़ी सारी मुश्किलात मैंने शुरू में फेस की है, तो इतना आसान नहीं था स्पेशली इन बच्चों को इस तरफ माइल करना, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं कि अगर इनका दिल कहीं पे ना लगे तो ये अपनी वो मौज मस्ती में काफ़ी खुश होते हैं। तो शुरू में बड़े तरीके से मैंने इनको हैंडल किया, इनको मैंने कलर से खेलना सिखाया, इनको मैंने थोड़ा उस माहौल का आदी बनाया। 3 साल पहले जब इनके लिए मोबाइल में टीवी वगैरह में बड़ी अट्रैक्शन थी तो मैंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ था। इवन मैं अपना पर्सनल फ़ोन इनको दे देती थी ताकि इनको मैं पहले आदी करूं, और फिर जब वो आदी हो गए उस माहौल के, उस एटमॉस्फेयर के, तो बस फिर ऑब्वियसली मैं टीचर बन गई सख्त किस्म की। फिर ऐसे हुआ कि ये वहाँ से जा नहीं सकते थे, तो फिर माशाल्लाह आपने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया कि बच्चे तो उस माशाल्लाह माहौल के ये आदी बच्चे हो गए। माशाल्लाह। जलवत हुमा साहिबा बहुत शुक्रिया, मानूर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।